हमने OAR डिटर्मिनेशन हमने की थी, अगर आपको याद हो, फिर उस पर डिबेट हुई थी कि क्या होना चाहिए, उसको फिर मैंने समराइज कर दिया था। उसकी रीजनिंग बहुत हो गई बात ना, अब उस पर मजीद बात नहीं करेंगे। अब मैं समराइज फॉर्म आपको जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा देता हूं कि देखो यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, उसको हमें कस्टमर को असाइन करने के लिए, चार्ज करने के लिए हमें OAR डिटरमिन करना पड़ता है। उस OAR को डिटरमिन करने के लिए आप ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड रखते हैं और नीचे आप बेस रखते हैं, और वो बेस इनमें से कोई होगी। दैट मे बी यूनिट्स, दैट मे बी लेबर आवर्स, दैट मे बी मशीन आवर्स, दैट मे बी मटेरियल कॉस्ट, दैट मे बी लेबर कॉस्ट, दैट मे बी प्राइम। कोशिश करें समझें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद भी करें। आपको लेट्स से 100 आइटम करने, आप यही सोचते रहेंगे कि हो जाएगा याद, तो याद रखें आप कनेक्शन बनेगा हर क्लास का अगली क्लास के साथ। पहले दो चैप्टर, एक ये जो मैंने आपको दिया है और दूसरा जो इसके बाद कराऊंगा, ये दोनों चैप्टर, इनसे सवालात भी आते हैं और ये हर चैप्टर की बेस है। आप देखिए, अक्सर लोग कहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि समझ में क्यों नहीं आ रहा। तेरे समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि तेरी बेसिक हिली हुई है, जब बैकग्राउंड ही नहीं है। आप सोचिए चैप्टर 3 में मैं चैप्टर 1 की डिटेल बताऊंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट रिकॉल करूंगा, याद है चैप्टर 1 में ये हुआ था, फौरन आपने कनेक्ट करना है। जिसका चैप्टर 1 मिस होगा उसे चैप्टर 3 में प्रॉब्लम आएगी, 5 में प्रॉब्लम आएगी, 6 में प्रॉब्लम आएगी। वो रिजॉल्व तो कर लेगा, देर लगाएगा। तो पहले 2 चैप्टर तरीके से करेगा। अब आप, और तो कोई सवाल नहीं है? नहीं है। अब आप देखें इधर प्लीज, और से सुनेंगे इधर तमाम लोग। बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी चीज, फिर उसके बाद ICAP के सवाल पे आना है फौरन प्लीज। हमने पिछले 3-4 जो केसेस करे, उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि फैक्ट्री ओवरहेड 36 लाख में अभी केस 5 है, 4 है, 4 तो मैंने करा दिया था, 5 है, 5 की बेस दे रहा हूं, 5 पे ही आ रहा हूं। वो छोटी सी चीज है बस। अच्छा, कल जो लास्ट क्लास में 4 कराया था ना, आपके पास हैंडआउट नहीं है? अच्छा यार, आप दोनों के पास से बेटा हैंडआउट, एक शेयरिंग करवा लो। बता देता हूं मैं, वो अब समझो करा दिया है, रीजन बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। वो मैं जब आप चले गए तब याद आया कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम शॉर्ट था। बेटा केस 4 में हमने एक बात सीखी थी। अच्छा, वो मैंने समरी दे तो दी इधर, उसको कंक्लूड करूंगा, केस 4 के साथ जोड़ दूंगा। हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं, जो बेसिस हैं, वो 6 ऑप्शन है, दैट्स इट। पूरी जिंदगी 6 ऑप्शन है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ये थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। फिर मैंने इसकी पूरी कहानी सुनाई थी। नॉन फाइनेंशियल बेहतर है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आवर्स बेहतर है यूनिट्स, और लेबर आवर्स और मशीन आवर्स को अगर कंपेयर करें तो इनमें हु डोमिनेट्स, आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा इधर देखिए, केस 4 हमने बेसिकली सिर्फ डिस्कशन के लिए रखा है। जब केस 4 को देखते हैं तो डोमिनेशन आ रही है मशीन आवर्स की, तो हमने पीछे कर तो लिया, उसी से तो किया है। तो जो केस 3 का आंसर है वही केस 4 का आंसर है, क्योंकि आर्स आप वही लोगे। सिर्फ इसलिए रखा था कि जब ये आएगा तो डिस्कशन आ जाएगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब तक जितने सवाल आए हैं कैफ 8 में, जाहिर है हम उसी को रेफर करेंगे। बेस वो बताता है, मुझे याद नहीं पड़ा किसी में हमने पिक किया हो, या कभी ऑप्शन ही एक होता है। अब्बा कहते बेटा बस यही तेरे लिए एक लड़की है, तो फैसला तो कहाँ हुआ। अब आप बोलो, अब्बा बोले तुझसे पूछा तो था। अब्बा पूछा कब था? आप बोलते ये 2-3 हैं, इनमें से बता। नहीं, ये मेरे भाई की बेटी है, अब तू देख ले शादी करनी है नहीं करनी, मतलब ये नहीं तो शादी नहीं। उसने कहा बस ठीक है, समझ रहे ना आप? हाँ, यहां देखिए इधर, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट से बेहतर है नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल में बेहतर है
आर्स में हु डोमिनेट्स, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान लफ्जों में बेहतर कौन है? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में बेहतर कौन है? आर्स। यार 10,000 यूनिट इसकी भी, 10,000 यूनिट इसके भी, इसके यूनिट 1 घंटे में बन रहे हैं, इसके 2 घंटे में बन रहे हैं, तो जो टाइम इसकी यूनिट को बनाने में लगा रहा है, अगर वो टाइम मैं इधर लगा दूं तो 2 यूनिट बन जाएंगे। आर्स बड़ी कीमती चीज है, तो वो उस बात समझ आ गई। और फिर आखिरी चीज है, अगर इनमें भी डिसाइड करना हो हु डोमिनेट्स, उसके लिए मैं एक एग्जांपल देके गया था। एक डिपार्टमेंट है, मशीनें ही मशीनें, 2-3 लोग, एक डिपार्टमेंट है, लोग ही लोग, 1-2 मशीनें, तो फिर जहां डोमिनेशन जिसकी है उसूलन ओवरहेड उसकी बेस पर होना चाहिए। सर चाय का 1 कप बढ़ा दे, अरे बेटा 2 कप बढ़ा दे, पता है इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट वाला आया, सर 1 कप बढ़ा दे, बेटा ऐसा करो एक वक्त में आधा कप पियो, तो इंशाल्लाह 1 कप हमारा बच जाएगा। 100 लोग काम कर रहे, रोज 100 कप बचेंगे, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। ये सारी बातें समझ आ गई। अब आप जरा जल्दी से सुनेंगे केस अप टू केस 4 हम कर क्या रहे थे और अब हमें करना क्या है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अप टू केस 4 प्लीज, हम एक्चुअल एफओएच हो गया उसको एलोकेट कर रहे थे, और जो हम OAR निकाल रहे थे दैट वाज OAR एक्चुअल, दैट वाज एक्चुअल OAR। बट नॉर्मली हम एक्चुअल का वेट नहीं करते। नॉर्मली थोड़ा सा भी बेहतर इदारा है, प्लीज मेरी बात समझेंगे, तो 2021 शुरू होने से पहले 2021 शुरू होने से पहले हम बैठे, अभी 21 शुरू नहीं हुआ, और हम सोच रहे हैं कि 2021 हमारा कैसा होगा, 2021 में हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, जब इतने यूनिट्स बनाएंगे तो कितने लेबर आवर्स लगेंगे, कितने मशीन आवर्स लगेंगे, कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, कितना मटेरियल केजीज लगेगा, और कितना फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, होगा। ये होगा वाला जो सीन है, इसको नाम देते हैं बजट। इसको क्या नाम देते हैं? बजट। बजट क्या है? सादा लफ्जों में, दुनिया की कोई भी चीज इन एडवांस डिटरमिन कर लेने का नाम है बजटिंग। आपने पीएनएल बनाया, वो पीएनएल है, साल शुरू होने से पहले बनाया, वो बजटेड पीएनएल है। आपने बैलेंस शीट बनाई, वो बैलेंस शीट है, अगर साल शुरू होने से पहले बैलेंस शीट बना ली, वो बजटेड बैलेंस शीट है। प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई, साल गुजरने के बाद, वो प्रोडक्शन रिपोर्ट है, साल शुरू होने से पहले बना ली, वो बजट है। आई होप मेरी बात समझ गए। अब ये बजट की वर्ड को समझेंगे प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर यहां से एक कहानी चलेगी, फिर आईकेप के सवाल और अच्छे समझ आएंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, सुनेंगे गौर से। हम 2021 शुरू होने से पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा जो 2021 आने वाला है उसमें हमारी एस्टिमेट्स क्या होंगे, हमारा एफर्ट्स क्या होगा, हमारे यूनिट्स क्या होंगे, हमारे आवर्स क्या होंगे, हमारी केजीज क्या होंगे। हम फिर उस बजटेड वैल्यू को यूज करते हुए OAR निकालेंगे। क्यों, अभी बताता हूं, 1 मिनट बाद, पहले इसको फाइनलाइज कर दूं। हम उस बजटेड वैल्यू को यूज करते हुए, एस्टिमेटेड वैल्यू को यूज करते हुए OAR निकालेंगे, एंड दैट OAR इज कॉल्ड प्रीडिटरमिन्ड OAR। प्रीडिटरमिन्ड OAR, प्रीडिटरमिन्ड OAR, प्लीज, प्रीडिटरमिन्ड OAR। अप टू केस 4 जो OAR हमने निकाला था दैट वाज एक्चुअल OAR। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं,
हम क्या करेंगे, हम जब भी OAR निकालते हैं नॉर्मल हालात में, छोटे से छोटे इदारे में, तो हम FOH को एडवांस में डिसाइड करते हैं और सारी बेसिस को एडवांस में डिसाइड करते हैं। हमारा FOH ये होगा, हमारी यूनिट ये होंगे, लेबर आवर्स ये होंगे, मशीन आवर्स ये होंगे, मटेरियल कॉस्ट ये होगी, लेबर कॉस्ट ये होगी, प्राइम कॉस्ट ये होगी। ऑल आर एस्टिमेट्स, ऑल आर बजट्स। इन दैट केस जो हमारा OAR निकलेगा वो OAR कुछ इस तरह से निकलेगा। हम ऊपर रखेंगे बजटेड FOH, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, और डिवाइड करेंगे बजटेड बेस से, डिनोमिनेटर से, और तीसरा वर्ड था ड्राइवर्स से। अब वो बेस लेबर आवर्स हो, बेस मशीन आवर्स हो, बेस यूनिट्स हो। मेरी बात समझ गए? प्लीज मेरी बात समझिएगा। यहां बजटेड बेस रखेंगे, ऊपर आप रखेंगे बजटेड FOH, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? OAR। वो जो OAR है वो एस्टिमेटेड OAR है, वो जो OAR है वो प्री डिटरमिन्ड OAR है। सही? फिर इसका पूरा फेज अभी बताता हूं। हम प्री डिटरमिन्ड OAR क्यों निकाल रहे हैं? दो मेजर रीजंस गौर से सुनेंगे। पहली चीज, गौर से सुने, मेरे पास कस्टमर आता है, कहता है यार मुझे ये चीज कुर्सी बनवानी है। पहला सवाल उसका, प्राइस बताओ। आप प्राइस कैसे बताओगे? जब कॉस्ट होगी उसमें मार्कअप लगाओगे। डायरेक्ट कॉस्ट तो कोई भी बता देगा, बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट? आप उससे ये बोलोगे यार तुम एक काम करो, ऑर्डर दे जाओ, बाद में देख लेंगे। क्या वो आपकी बात मानेगा? सवाल ही पता नहीं होगा। वो आपसे प्राइस लेगा, फिर मार्केट सर्वे करेगा, फिर वो फैसला करेगा आपसे काम करेगा या नहीं करेगा। यू नीड क्विक प्राइसिंग, और क्विक प्राइसिंग कब होगी? जब आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट का रेट एडवांस में अवेलेबल होगा। यू कैन नॉट वेट फॉर एक्चुअल, ये आपकी मजबूरी है, हल ही नहीं है इसके अलावा, हल ही नहीं है इसके अलावा। आप वेट नहीं कर सकते, आप दिसंबर तक का वेट करेंगे। वो कस्टमर आज आया, 18 दिन में उसकी जॉब तैयार हो जाएगी और उसको हम डिलीवर कर देंगे। अब 18 दिन में जब डिलीवर कर देंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट तो उसकी ट्रेस हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या करेंगे? तो वो फिर हम इस OAR की मदद से अज्यूम करें। आर वी अज्यूमिंग? यस। आर वी अज्यूमिंग? यस। इज इट नॉट एक्चुअल? नो, एक्चुअल नहीं है। कुछ अजीब सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जब घर से निकले थे ना, अजम्पशन लेके निकले थे कितनी देर में KNS पहुंचेंगे, आपने अजम्पशन ली थी। एग्जैक्टली वो टाइम थोड़ी पता, हो सकता है 2 मिनट ऊपर 2 मिनट नीचे। मैं घर से निकलता हूँ रोज अजम्पशन लेता हूँ। तो जिंदगी में अजम्पशन नॉर्मल बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिटरमिन करने का कोई और तरीका अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एडवांस में OAR डिटरमिन करेंगे। 2 बातें मैंने बोली हैं। सर हम प्री डिटरमिन OAR क्यों निकालें? नंबर 1, क्विक प्राइसिंग के लिए। प्लीज लिख लो, क्विक प्राइसिंग के लिए, इमीडिएट प्राइसिंग के लिए। उसको वेट नहीं कराएंगे कस्टमर को। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्री डिटरमिन OAR? देखो यार बात सुनो, अगर एक्चुअल हो तो क्या बात है, ज़हनी सुकून है, जो है। क्या ख्याल है? बात समझे ना भाई? बिजली का बिल जो आ गया, ठीक है। अब आप पहले से सोच रहे हो भाई, उसमें झंझट है। साफ कह रहा हूं, आपके लिए झंझट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मजबूरी है हमारी। तो फिर आता है, देखो अगर हम एक्चुअल से बांट दें तो क्या बात है, बट पॉसिबल नहीं है। तो वी कैलकुलेट प्री डिटरमिन्ड OAR। 1 मिनट रुक जाओ, पहले अपनी बात कंप्लीट, फिर सवाल ले लूंगा। बेटा प्री डिटरमिन्ड OAR क्यों निकालते हैं? 2 रीजन। नंबर 1, क्विक प्राइसिंग। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कंसिस्टेंसी के लिए। समर में कुछ, विंटर में कुछ, ऑटम में कुछ, स्प्रिंग में कुछ, इन चीजों को बैलेंस करना है। तो आप पूरे साल का ओवरहेड लें, क्वार्टर का भी नहीं,
पूरे साल का, और पूरे साल की यूनिट लें। अब ये मेरा कस्टमर है, ये जैन में आया तो अलग प्राइस चार्ज करूंगा, फिर अप्रैल में आ रहा तो अलग, फिर जुलाई में अलग। ये बोलेगा सर क्या मजाक लगाया हुआ सर आपने, हर 2-3 महीने बाद आप एक नई प्राइस कोट कर देते हैं यार। ये पाकिस्तान में तो चल जाता है, बट दुनिया में एक्सपेक्ट किया जाता है साल में एक दफा एक प्राइस आप डिसाइड कर लें और उसके बाद उसको फॉलो करें, फिर अगले साल रिवाइज कर दीगा। हर 2 महीने बाद, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूं, बेटा सवाल लेता हूं, अभी रुक जाओ, वरना रिदम टूटेगा ना, वो कोई ना कोई बात रह जाएगी। फिर मैं आपसे सवाल लूंगा, बेफिक्र रहो, इसको जरा सा मुझे कंप्लीट करने दो। फिर 2 रीजन पहले फाइनलाइज करके लिखवा तो दूं, फिर हम बात करते हैं। डन है? प्री डिटर्मिन OAR निकालना है, निकालेंगे, निकालते हैं, निकालेंगे, निकालते रहेंगे। निकालना हमारी प्री डिटर्मिन OAR निकालना हमारी मजबूरी है। इट इज एन अजम्पशन, इट इज एन अजम्पशन, no doubt it is an assumption, we are taking assumption, we are guessing, is that clear? वो हमारी मजबूरी है, हमें ये काम करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? 2 रीजन, एक क्विक प्राइसिंग और दूसरा कंसिस्टेंसी, ताकि हम एटलीस्ट साल में पूरे साल उस रेट को लेके चले और पूरे साल उस रेट के हिसाब से चले। अब बिजली का बिल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, गैस का बिल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, रेंट बढ़ गया, फलाना चीज बढ़ गई, अब ये बार बार नहीं बैठ सकते। फिर साल खत्म होने के बाद फिर एक नया रेट आप रिवाइज कर सकते। अब आप पहले आप करो, फिर सवाल आप। तो मैं बोल रहा हूं ना, अब आप समझो, इधर देखो। अगर आपको लगता है, देखो बात सुनो, आपको लगता है बीच में कोई चेंजेस आ गई और अगर वो सब जगह आई हैं तो आप दोबारा रेट रिवाइज कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं। पॉइंट कहने का ये कि कोशिश करो, बेवजह ना करो। अब अगर पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है तो आप भी कर लें, अगर ऐसा कोई चेंज आया गवर्नमेंट की तरफ से कर दें आप, लेकिन आपके अपने कुछ मामला हैं उसको कंट्रोल करना। अब आप एक जेन्युइन बात को समझो, ये सारे मेरे पास आ रहे हैं पूरे साल में, मैं इतना बिजी चल रहा हूं इनके ऑर्डर्स लेने और ऑर्डर बनाने में, उस वक्त बैठ के मैं ये सारी कैलकुलेशन करूंगा, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन मैं अगर साल शुरू होने से पहले करके बैठ जाऊंगा, हाँ भाई डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, अब सर सुनना, इजी देखना, डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, आगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या करूं सर, यार ये मैंने रेट निकाला है ना, मल्टीप्लाई कर दो, आप देना इनडायरेक्ट कॉस्ट देना, ऐड किया, मार्कअप लगाया, ये लो भाई प्राइस। और वो जो प्राइस होगी ना, वो प्राइस बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड होगा, बट रिकॉर्ड होगी। करना है, वरना मजाक कर रहे हैं जो रेट निकाल रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? आप बोलो सही है, समझ आ गया? इसलिए मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ा रिदम बनाएंगे, फिर आपको बात समझ आएगी। अब आप सुने इधर प्लीज, जल्दी से बेटा, 1 मिनट। बजटेड एफओज बनाया, निकाला, क्या है बजटेड एफओज? बजटेड एफओज क्या है? साल शुरू होने से पहले आपने 2021 का एफओज डिटरमिन कर लिया। क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीमेंटल अप्रोच है। आप अपने घर पे जाएं और आप अपने घर के अगले महीने का बजट बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूछे घर वालों से, भाई इस महीने क्या था बिल, सारे बजट देना, हमारा खर्चा देना, वो देंगे, वो आप उस पर हल्का सा इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाएंगे, अगले महीने का बजट तैयार, अगले महीने का बजट तैयार। इवन आप ये तक सोच लेंगे कि यार बिजली का बिल इसलिए आया था, गर्मी थी, अब सर्दी है तो कंपैरेटिवली कम आएगा, आप फौरन अंदाजा लगा लेंगे, इतने यूनिट होंगे, रेट ये होगा, बिजली का बिल ये होगा। रेंट पे अगर रह रहे हैं तो रेंट तो अगले साल ही बढ़ेगा, तो रेंट वही होगा। आपने फौरन अपने ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बजट इसको कहते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट। साल शुरू होने से पहले आपने रेट डिटरमिन कर लिया। अब आप आगे सुने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। ये जो बजटेड बेस है, दैट में बी लेबर आवर्स, that may be unit, that may be machine hour, that may be material cost, that may be labor cost, that may be prime cost। इसका फैसला हो चुका है। लेट्स से मैं कहता हूं यूनिट्स, भाई काम करो यूनिट्स ले लो प्लीज, और से सुनना। अब यूनिट्स कौन से ले? क्या मतलब सर? यूनिट्स तो 4 अवेलेबल है, जैसे कि इस सवाल में लिखा हुआ है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लाख यूनिट। देखो बेटा नजर आ रहा है, 1 लाख यूनिट। ये क्या है, अब समझाना है इसको। दूसरी क्या है, देखो जरा, दूसरी वाली कैपेसिटी कितनी है, जल्दी देख, हैंडआउट में देख यार, हैंडआउट में देख, हैंडआउट इसके शेयर कर लेना यार बेटा, इस पे हैंडआउट शेयर करा दे यार। 80,000, तीसरी 50,000 और चौथी 40। अब ये बजटेड कैपेसिटीज में 4 ऑप्शन आ गए।
यार आप एक काम करो, यूनिट से डिवाइड कर दो। सर आपने कह दिया यूनिट से डिवाइड कर दो, लेकिन मुझे तो 4 यूनिट नजर आ रहे हैं। तो ये चारों यूनिट है क्या, ये आपको बता क्या रहे हैं? अब इसको थोड़ा सा समझें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। एक दफा मैं पढ़ रहा था, एक टीचर ने जज्बात में कह दिया, मैंने तो दिन में 40 घंटे काम किया है। हम सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिन में तो होती ही 24 थे, 40 घंटे कैसे कर लेते थे काम? पता नहीं भाई, होगा कुछ होगा, उनके साथ होगा, स्पेशल डेज होंगे। मेरी जिंदगी में तो 24 घंटे से कभी ऊपर नहीं आए। 24 आवर्स प्रैक्टिकली अवेलेबल है। बात समझिएगा, अब सुने इधर। अगर आप दिन में बात करते हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। एक दिन में अगर आपके पास यार 24 घंटे हैं, और साल में या महीने में, साल में 365 दिन हैं, मल्टीप्लाई करना बोलो। 8760 आवर्स। सुने इधर, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। एक महीने में या एक साल में आपके पास इससे ज्यादा आवर्स हो ही नहीं सकते। इसको कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है आप ना सांस ले रहे, ना कोई इंटरप्शंस आ रही है, ना कोई मशीनें खराब हो रही हैं, ना कोई प्रोसेस को रोक रहा है, चीजें बड़ी स्मूथ चल रही है। इस कैपेसिटी को कहते हैं अपर लिमिट, मैक्सिमम कैपेसिटी। बेटा सुन ले इधर, समझ आई बात? अब आप दिन में 24 घंटे काम कर सकते हैं नॉन स्टॉप। उसमें छोटी मोटी इंटरप्शंस आती हैं, मशीनों में इंटरप्शंस आएंगी। इंटरप्शंस का मतलब ये है कि यार आपको मशीनें खराब भी हो सकती हैं। एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब होता है मशीनों को इंटेंशनली रोकना फॉर ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज। जाहिर है उसमें टाइम लगेगा। आई होप मेरी बात समझ गए। तो भाई ये चीजें तो होनी है। आपके पास अगर दिन में 24 घंटे हैं तो आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, हम क्या कर सकते हैं? अगर इन इंटरप्शंस को आप हटा दें तो यार हम मैक्सिमम 20 घंटे काम कर सकते हैं। 4 घंटे आप इंटरप्शंस को हटा दें, लाइट्स की, मशीनों के बंद होने की। अच्छा जी, अगर आप 20 आवर्स इंटू 365 करें, फरमाइएगा 7300 कह रहे हो आप। दैट्स इट। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। यार एग्जाम आने वाले हैं 24 घंटे में, तो 24 घंटे पढ़ूंगा। बी प्रैक्टिकल यार। आपको 6 घंटे की नींद भी चाहिए, प्लीज मेरी बात समझिएगा। 6 घंटे 7 घंटे की नींद भी चाहिए, खाना भी खाना है, लंच है, डिनर ब्रेक है। उसके बाद आप थोड़ा थकेंगे भी, आंखें भी आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसके बगैर कैसे? और आप सोशल मोबाइल कैसे छोड़ देंगे? आप पेपर निकले ना निकले, मोबाइल का 1 घंटा तो लाजमी निकले। अगर आप उन सारी चीजों को सोचें तो आप लेट से 15 घंटे बहुत हुआ पढ़ लेंगे। आपका पेपर सर पे चढ़ा हुआ है, आप बोले नहीं करना है, मैंने इंशाल्लाह अगले 15 घंटों में पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। एक जुमला आप बोलते हैं, बी प्रैक्टिकल। ये कंपनी कह रही है हम विदाउट एनी इंटरप्शंस 1 लाख यूनिट बना सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप ये बता रहे हैं दिन में 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे काम नहीं हो सकता, 24 घंटे सो नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल बताओ ना यार, प्रैक्टिकली बताओ ना सर। अगर आप कुछ इंटरप्शंस हटा दें तो उसको हटाने के बाद हम एक दिन में 20 घंटे काम कर सकते हैं। दैट्स इट। या इसमें क्या बोल रहे, कितने यूनिट बना सकते हैं? 80। अब एक जुमला समझिएगा, मतलब 80 से ज्यादा नहीं बना सकते। कहने को ला के भाई वो तो थ्योरेटिकल है। इसको थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी भी कहते हैं, आइडियल कैपेसिटी भी कहते हैं। जरा गौर से सुनेंगे इधर। तीसरी चीज, 2 चीजें मैंने बताई, क्या? मैक्सिमम और दूसरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का लफ्ज जो हम अक्सर बोलते हैं, यार प्रैक्टिकल होके बात करना है यार। बेशक एग्जाम सर पे खड़े में नहीं पढ़ सकते भाई, 24 की क्या 20 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। अगर पूरे 2 हफ्ते भी बाकी एग्जाम में नहीं पढ़ सकते 20 घंटे, लेट्स से वो आपका क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, तब भी नहीं पढ़ सकते यार। आप 7-8 घंटे की नींद और चंद घंटों की खाने वाने का ब्रेक, तो आप यार 15 घंटे। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। एक आदमी अगर थोड़ा सा सेंसिबली काम करे, 2-3 घंटे पढ़े, फिर छोटा सा ब्रेक, फिर 2-3 घंटे पढ़े, फिर छोटा सा ब्रेक, वो शायद 15 घंटे मैनेज कर लेगा। इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्टर, इट्स प्रैक्टिकल। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई ठीक।
ये तो वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तुमने कहा मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूं, तुम्हारा एग्जाम पहली दफा आया? नहीं, मैं 2 से 3 दफा पहले भी दे चुका हूं। जरा पीछे जाना, पिछले 2-3 एग्जाम में तूने आखिरी 15 दिनों में कितने घंटे पढ़ा? समझ गए ना? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, मैं कह रहा हूं 10 घंटे पढ़ा। इसे कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी, प्लीज नॉर्मल कैपेसिटी जरा सुने इधर। थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब है हम ये कर सकते हैं। हम इसको इकोनॉमिक के टर्म में कहते हैं ये है सप्लाई साइड, यानी ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम इतने यूनिट बना सकते हैं अगर कोई इंटरप्शन ना हो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम 80 बना सकते हैं। पिछले 3 सालों में तुमने बनाए कितने हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी। एवरेज भी कहते हैं इसको, नॉर्मल भी कहते हैं। और से सुनना इधर, आखिरी टर्म छोड़ो 2-3 सालों को, छोड़ो 3-4 सालों को, ये जो कमिंग ईयर आ रहा है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? क्या लग रहा है अब आप कितने बना लोगे? हो सकता है आपने पिछले 2 सेमेस्टर में आपने आखिरी जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपने 10-10 घंटे पढ़ा था, लेकिन इस दफा क्योंकि क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है और एक मोटिवेशन लेवल बहुत पीक पे है, मुझे लगता है मैं इंशाल्लाह 12 घंटे तो पढ़ लूंगा। मैं अपनी एक फीलिंग बता रहा हूं आपको। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। सही, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। ये 4 टर्म आपको पता होनी चाहिए। मैं कहता हूं ये 2 टर्म डिमांड को रिप्रेजेंट करती हैं और ये 2 टर्म सप्लाई को रिप्रेजेंट करती हैं। थोड़ा सा समझे, हम ये कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। दिस इज एक एग्जांपल और देता हूं, छोटी सी जल्दी सी। एक मोटरवे है, उसमें स्पीड लिमिट 120, स्पीड लिमिट 120। सही, आपने लेट्स से आपके पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स है सपोज। अब आप कहते हैं 24 आवर्स आपने ड्राइव करनी है, मल्टीप्लाई में 120, तो आपने फौरन डिटरमिन कर लिया मैं कितना फासला तय कर लूंगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 120 तो मैक्सिमम लिमिट है ना। टोल टैक्स के लिए रुकोगे, पेट्रोल के लिए रुकोगे, सही, थोड़ा ट्रैफिक जैम भी मिल सकता है यार, टर्निंग पे गाड़ी स्लो भी करनी पड़ेगी। ये सारी इंटरप्शन में चाय पियोगे, खाना खाओगे, आपने अगर लेट से अप डाउन करना है 12-12 घंटे का, तब भी 12 घंटे में 2 या 3 जगह तो रुकोगे ना यार। तो आप वो बताओ, अगर आप उस तरह बात करो तो आप लेट से इन 24 आवर्स हैं तो आपकी स्पीड होगी एवरेज 100। व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी, दिस इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। सही, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैं एवरेज बता रहा हूं। आप इसमें 2 दफा रुक गए चाय के लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए, और ये जो टोल टैक्स आएंगे 2 आएंगे, तो उस हिसाब से इतना टाइम वहां जाया होगा, फिर आप एक रिदम बनाएंगे और वगैरह वगैरह। तो मैं बता रहा हूं एवरेज स्पीड होनी चाहिए 100। ठीक है जी, आपने उससे डिटरमिन कर लिया कितने किलोमीटर। पहला वाला क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी। दूसरा वाला थ्योरेटिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तीसरा, सबको छोड़ भाई, ये बताओ तुम इससे पहले इस मोटरवे पे गए हो? हाँ, मैं 5 से 6 दफा गया हूं। तुमने एक्चुअली क्या एवरेज काउंट किया? समझ आ गई बात यार। असल में मैं अपनी बात करूं ना, तो मैं तो 80 की स्पीड से गया हूं एवरेज, अगर मैं कैलकुलेट करूं। दिस इज नॉर्मल कैपेसिटी, एवरेज कैपेसिटी। व्हाट डू यू थिंक? अब क्या होगा इस ट्रिप में? क्या सोच रहे हो? मेरे पास खबरें आई हैं कि रोड अच्छे हो गए यार, थोड़े और बेहतर हो गए। जब मैं वहां गया था ना, फलाना वाला रूट जो ना जरा डिस्टर्ब था यार, हैदराबाद से सक्कर वाला, सुना वो भी बन गया है, और आगे भी कुछ मामला हो गए। और पहले 3 टोल प्लाजा टूल आते थे, अब 2 आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो यार मेरा ख्याल है अब मैं 90 की स्पीड से इंशाल्लाह ट्रैवलिंग कर लूंगा। ये 4 कैपेसिटी लेवल आ गया। पहला वाला है मैक्सिमम, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा नॉर्मल और एवरेज, और चौथा एक्सपेक्टेड। पहले तो इनके मतलब पता होने चाहिए था, अब है इसकी एप्लीकेशन। प्लीज, इस सवाल में लिखा है हमारी कैपेसिटी है 1 लाख मैक्सिमम, फिर 80,000 प्रैक्टिकल, 60,000 बोलो, तो 50,000 नॉर्मल, 40,000 एक्सपेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है OAR निकालो।
निकाल लेते। वो कहता है यूनिट को बेस बनाओ, बना लेते हैं। कौन सी यूनिट? अब एक फड्डा आ गया। ये अब हम अज्यूम कर रहे हैं वो 36 लाख जो मैंने आपको एफर्ट्स दिया था 36 lakhs, लेट्स से दैट वाज बजटेड एंड दैट वाज एक्चुअल एज वेल। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं। अब वो बोले एक काम करो, OAR निकालो। जब आप OAR निकालने लगे तो आपने देखा, आपसे कहा कि यूनिट को बेस बनाओ प्लीज, तो आपने देखा आपके पास 4 तरह के यूनिट्स आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है, 4 तरह के यूनिट्स आ रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। पहले हम बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वर्सेस प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल कैपेसिटी अगर आप गौर करो तो 36 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो मैक्सिमम कैपेसिटी से तो पर आवर कितना आएगा पर यूनिट? पर यूनिट देखिए कितने, 1 लाख है मैक्सिमम, 1 लाख, तो 36 आ रहा है OAR पर यूनिट। और अगर आप लेट से इसी 36 लाख को डिवाइड करते हो 80,000 से, कितना आ रहा बेटा? 45 पर यूनिट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम OAR निकालें तो बेस बनाएंगे यूनिट को, कौन से ले? अभी मैं सिर्फ 2 को डिस्कस कर रहा हूं। क्या हमें मैक्सिमम कैपेसिटी को बेस बनाना चाहिए या हमें OAR निकालते वक्त प्रैक्टिकल कैपेसिटी को बेस बनाना चाहिए? समझ आ गई बात? क्यों? हम 80,000 बना सकते हैं, 80,000 ही बनाएंगे, यानी लाख तो बनेंगे ही नहीं। लाख तो ख्वाब है, लाख तो इंप्लीमेंट हो गई नहीं। अब अगर आपने सपोज पहला वाला रेट ले लिया और आपने एक्चुअली यूनिट बनाए 80,000 और 36 के हिसाब से बेटा चार्ज किया, जरा बता रहा कितना आ रहा है? 2880,000 और इधर प्लीज और आपका टोटल खर्चा कितना है? 36 माइनस करना तो 9,60,000। आपकी लिमिट कहने को है लाख। ये देखो फैसले करने, प्लीज मेरी बात समझिएगा, इसको कंक्लूड करना है, आगे जाके तो फाइनलाइज कर देंगे। 7-20 आ रहा है, जो भी है मसला नहीं, छोटा सा अमाउंट का डिफरेंस। अब जरा जल्दी से सुनिएगा प्लीज बेटा, इधर देखिए प्लीज। अगर आपने मैक्सिमम कैपेसिटी को बेस बनाया OAR निकालते वक्त, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 36 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम आप कितने यूनिट बनाओगे? 80 बना ही नहीं सकते सर, पूरे साल बनेंगे 80। जब बनने ही 80 है, उसके हिसाब से ओवरहेड चार्ज करोगे 36, तो कितना पहुंचेगा? 28। कितना? 28 80 और खर्चा कितना है? 36। सारा बर्डन किस पे आ जाएगा? कंपनी के ऊपर। क्यों ले? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पहले तो इन 2 में से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मुझे बेस बनानी हो, OAR निकालते वक्त यूनिट्स हो या उन यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव आवर्स हो या उन यूनिट्स की रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो, अगर मेरे पास मैक्सिमम वर्सेस प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, आई वुड गो फॉर प्रैक्टिकल कैपेसिटी। पहले इसको लिख ले अपने पास कहीं प्लीज। जब मैं दूसरी बात बताऊंगा फिर उसके बाद समरी दूंगा। मैं अभी तुमसे पूछता हूं तो दोनों बातें कंप्लीट करूं, हो सकता है अगली बात आ जाए। सही? प्लीज इस तरह लिख दे, मैक्सिमम वर्सेस प्रैक्टिकल। कौन जीतेगा? प्रैक्टिकल। क्यों? मैंने रीजन दे दिया। जल्दी से। अच्छा मैं बोल देता हूं, जरा जल्दी कर ले ताकि देखिए लॉजिक भी रहनी नहीं चाहिए और प्रैक्टिस भी अच्छी से अच्छी हो जाए। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, यहां देखिए इधर प्लीज। हमें उसके लिए जाना चाहिए। अब सपोज दूसरा केस है, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल वर्सेस क्या? एक्सपेक्टेड। नॉर्मल वर्सेस एक्सपेक्टेड। सर आप इन दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? चारों को एक साथ क्यों नहीं कर रहे? वजह फिर मैं यहां पर रीजन लिख दूंगा क्यों आपके पास एक ऑप्शन ये है या ये है। ठीक, अगर एग्जाम में सवाल आता है आप OAR निकालो, अब आपको 4 चीजें देते हैं तो मैं उससे फाइनलाइज करके बता दूंगा, बट थोड़ी सी रीजनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़ी डिबेट है। यार पानी लाओ बेटा, और किसी को कहना उधर आ जाओ, जरा कुछ इशू आ रहा है, फटाफट पानी ले आओ, चाय ले आओ। हाँ बेटा इधर। अगली चीज, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है?
50 और एक्सपेक्टेड 40। अब यहां बहुत डिबेट है, यहां इतनी क्लैरिटी नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए, इतनी क्लैरिटी नहीं है। अगर हम 50,000 या 40,000 दो ऑप्शन हो और बोले वो यार निकालो, तो आप जरा बोलेंगे यार किसको बेस बनाए, यूनिट को। यूनिट तो दो है। अगर हम पिछले 5 साल 4 साल देखें तो 50,000, लेकिन कमिंग ईयर को देखें तो वी आर एक्सपेक्टिंग 40,000, 60,000, 70,000, 30,000। अब किसको बेस बनाए? ये सारे बजट है, ये चारों यूनिट्स एस्टिमेटेड है, इसमें कोई भी एक्चुअल नहीं है, ये चारे के सारे एस्टिमेटेड है। समझ आ गई बात? अब क्या करें, ये सारा मसला है। अब अगर आप सपोज नॉर्मल से डिवाइड करते हैं 50,000 से एफओएच को, तो ये आ रहा है 36 पर यूनिट। चेक करना प्लीज, 36 72 आ रहा है, सॉरी 72 पर यूनिट। और अगर उसको करते हैं तो 90 पर यूनिट। इज दैट क्लियर? 90 पर यूनिट। क्लियर? अब आप जरा 4 सिनेरियो जरा देख लें, इसको मैं कंप्लीट कर दूं इसको। हाँ, अब अगर आप यहां देखें 50,000 यूनिट आपके क्या है बताना, नॉर्मल है, 40,000 एक्सपेक्टेड है, और मैं कह रहा हूं 60 एक्सपेक्टेड है। सपोज 50 से ज्यादा कर दिया, सही। अब अगर आप रेट रखते हो ये वाला 72, बताइएगा क्या होगा जल्दी से, कितना आ जाएगा? 36 लाख और 2880,000, और तीसरा 4320 और 000। एम आई राइट? प्लीज यहां देखें, अगर आप इसको बेस बनाते हो, इन दैट केस 50, 40 और 60 मैंने बोले थे, 60, 90, तो 4.5 मिलियन, 3.6 मिलियन और 5.4 मिलियन। अब आप पॉइंट को समझेंगे, बहुत ये जरा टेक्निकल है, और फिर आखिर में इसका समरी, देन आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहां देखिए, इधर पॉइंट यहां समझिएगा प्लीज। अगर आप इसको बेस बनाते हैं नॉर्मल को, जो नॉर्मल है पिछले 4-5 साल से जो चल रहा है, लेकिन इस साल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी डिमांड नीचे जाने वाली है, तो क्या होगा? आपका ओवरहेड कितना आप चार्ज करोगे? 2880 है, कितना? 36। बाकी किसके अकाउंट में जाएगा? कंपनी भुगतेगी, कंपनी भुगतेगी। और इधर देखो प्लीज, यहां पूरा का पूरा अमाउंट आपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, सही। उसको 90 रुपए चार्ज किया, यहां 72 रुपए चार्ज किया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर तुम उसे 90 रुपए चार्ज करोगे तो मार्केट में जाएगा, और अगर मार्केट में उसे 72 मिला तो वापस आएगा, कस्टमर लूज हो गया। तो यहां एक इश्यू है, इसमें दो तीन बातें छोटी सी हैं। नंबर 1, अगर ये एक्सपेक्टेड लेवल सिर्फ हमारे लिए है, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं इस साल, तो फिर तो आपको नॉर्मल के लिए जाना चाहिए, वरना वही डाउनवर्ड डिमांड स्पाइरल वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। आप इस वक्त इसको 90 रुपए चार्ज करोगे, वो मार्केट में जाएगा 72 में मिल रही होगी चीज, वो वापस ही नहीं आएगा, अगली दफा वो और डिमांड कम, फिर आपके लिए सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है ये हालात 40,000 वाले पूरी इंडस्ट्री के लिए है, इन दैट केस जब सब लोग कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, आप भी करें। सारा मसला क्या है, कस्टमर अनअवेयर नहीं है, कस्टमर आपसे रेट लेगा, मार्केट में जाएगा, आपका रेट अगर उसे मार्केट में मिला आपसे लेगा, लेकिन अगर आपने 90 चार्ज किया और मार्केट 72 चार्ज करेगी, वो आपसे नहीं लेगा। समझ आ गई बात? इज दैट क्लियर? नॉर्मली एग्जामिनर आपको बताता है, सही इशारे दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोले ये ओवरऑल मार्केट में डाउनवर्ड आया है, डाउनफॉल आया है, देन गो फॉर एक्सपेक्टेड। अगर ये स्पेसिफिक आपके लिए इंटरनल कुछ मसले मसाइल है, तो नॉर्मल कैपेसिटी। इन केस ऑफ साइलेंस, नॉर्मल कैपेसिटी। In case of silence, normal capacity.
इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल क्यों बेटा? इधर देखिए, अगर एग्जामिनर खामोश है, कुछ कह ही नहीं रहा, यहां देखिए इधर मैंने 2 ग्रुप क्यों बनाए, और सब आप सुनेंगे। ये सिनेरियो कब अप्लाई होता है? जब आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, फिर इसका तो तुक ही नहीं बनता। अगर आपकी डिमांड इतनी है कि आपके पास जगह ही नहीं है, इन दैट केस यू वुड रेकमेंड क्या? नॉर्मल, ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम तो नहीं सकते, ये मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। अगर आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा है, आप बना सकते हो 80, डिमांड है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो आप 80 बनाओगे ना, 80 से ज्यादा बना भी नहीं सकते, आपकी औकात ही नहीं है, फिर आप कम क्यों बनाओगे? तो ये सिनेरियो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो फिर ये सिनेरियो आएगा। दोनों एक जैसे नहीं आ सकते, या तो आदमी जिंदा या मर गया। ये कैसे हो सकता है जिंदा भी मर भी गया? ये 2 बातें हैं। अब आप इस पूरी गुफ्तगू को अगर मैं समराइज करूं, बड़ा आसान। जब आप OAR निकालते हो और अगर आपकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, गो फॉर प्रैक्टिकल कैपेसिटी, गो फॉर प्रैक्टिकल कैपेसिटी। डन। और अगर आपकी सप्लाई, यानी आप फारिग बैठे हुए हो, आपके पास गुंजाइश बहुत है बनाने की, डिमांड ही नहीं है, सही है ना? इन दैट केस ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर कोई यहां बोले प्रैक्टिकल कैपेसिटी से बांट दो, तो भाई बात सुनो, अगर तुमने बेटा 80,000 को बेस बनाया, कस्टमर तो आने ही 50 है, ये भी 50 भी नहीं लग रहे, अब तो 40 लग रहे। तो जब तुम 80 का रेट निकालोगे, लेट से 45 रुपए, 45 को मल्टीप्लाई करना 50,000 से, करो 45 को मल्टीप्लाई करना 50,000 से जी, 2250, तो 36 लाख खर्चा है। 2250 तुम कस्टमर को चार्ज करोगे, सारा बर्डन किस पे आ गया? तुम पे आ गया। और जब ये डिमांड अभी लग नहीं रहा कि सप्लाई से ऊपर जाने वाली है, हालात ऐसे नहीं है, तो 2 तरह की कंपनी के हालात होते हैं। जैसे आजकल ऑटो इंडस्ट्री है, वहां पर ये हालात है, वो बना सकते हैं लाख, डिमांड है 3 लाख की, ऐसे हालात में इसका तुक बनता है नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री फारिग बैठी हुई है, और आप ये करोगे तो वो तो आप सीधा आपने कस्टमर का बर्डन, ये वाला डिफरेंस तो अपने अकाउंट में डाल दिया, और अगर ये 10,000 और नीचे गया मजीद बर्डन, तो वो तो आप वैसे ही मर जाओगे। फिर आपको पता है पूरी इंडस्ट्री का हाल ऐसे ही है कि इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, तो फिर आपको इन 2 में से किसी एक ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। अगर ये हालात सिर्फ आपके लिए हैं, तो फिर मेरा मशवरा है गो फॉर नॉर्मल, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में बेहतरीन आलीशान जॉब है आपकी। सपोज आलीशान जॉब है, ऐसी वो जॉब जो आपको मिल नहीं सकती, 1 साल के लिए आपको भेज दिया किसी ऐसी जॉब पे, डेप्यूट कर दिया जो आपके लिए बहुत टफ हो गई, क्या जॉब छोड़ दोगे? नहीं, वो साल सरवाइव करोगे, थोड़ी तकलीफ उठाओगे, तुम्हारी तनख्वाह भी कट रही है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया, तुम्हारी थकन भी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया, तुम शाम में आके पढ़ा भी लेते थे तो वहां से भी कमा रहे थे, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो मैं सीनियर क्या मशवरा देगा? 1 साल की बात है यार, ऐसी जॉब दोबारा नहीं मिलेगी। समझो ये तुम्हारा बेसिकली ट्रायल हो रहा है कि तुम में कितना पेशेंस है, वापस फिर वही तुम उसी पे आ जाओगे, तो तुम उस 1 साल को बर्दाश्त करोगे। अगर ये शॉर्ट टर्म है तो अपने ऊपर बर्डन ले लो, बट हमेशा के लिए अपने ऊपर बर्डन नहीं लिया जा सकता। ये सारी समरी है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली होगी। इज दैट क्लियर? नॉर्मल कैपेसिटी, एक सेकेंड बेटा, प्रैक्टिकल कैपेसिटी इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सही। इन केस ऑफ साइलेंस नॉर्मल कैपेसिटी इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई। डन। चले आगे, यहां तक समझ आ गया? पहले इन लोगों ने पूछा था, इनसे पूछ लो, फिर आप क्या पूछ रहे थे? आप बोले थे हाँ मैक्सिमम कितने यूनिट्स हैं पेट्रोल। सही है, सही है। अगर अलग से इंफॉर्मेशन दी जाए क्या कंपनी ने बेटा, इधर एक मिनट यहाँ देखिए, इधर एक सिनेरियो को मिस नहीं करें आप, एक मिनट प्लीज। बेटा प्री डिटरमिन्ड OAR निकाले, अभी 2021 शुरू नहीं हुआ, हम 21 के एंड में थोड़ी जाएंगे।
हम 21 शुरू होने से पहले डिटरमिन करें तो ये 4 ऑप्शन है। तो सर कैपेसिटी बढ़ जाए थोड़ी चीजें, मतलब 80 बना रहे थे पहले, वहाँ 90 बनते हैं। नहीं आप समझे नहीं। हाँ रख दो इसको, रख दो 80 क्या मतलब, समझा नहीं। मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर की कंपनी ने मशीन के ऊपर। हाँ 80 अरे अच्छा सही है बेटा। इधर देखो बहुत आसान बात है, इधर खुद ही जवाब दे देंगे आप। अगर डिमांड बहुत है तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाओगे। थोड़ा मेरी बात समझना ना, अगर रश लगा हुआ है तो आप बोलोगे यार यहाँ तो बैठने की गुंजाइश नहीं है, तो साजिद सर सोचेंगे इस दीवार को तोड़वा दें, ये दीवार तोड़वा दें, तभी सोचेंगे ना। अभी इतनी सीटें खाली थोड़ी सोचेंगे। एग्जाम्पल समझे। एक बात तो ये समझे, इसका मतलब है आप यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तब भी आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना। एक्सपेंशन के बाद आइडियल बात तो नहीं करेंगे ना कि पहले 5 मशीनें थी, 5 और आ गई तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई। तो एक 2 लाख थोड़ी लूंगा, 160 लूंगा। आपने इंटरप्शंस को भी तो अकाउंट फॉर करना है। आई होप मेरी बात समझ गए। तुम बोलो क्या कह रहे थे। सर इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड बढ़ती है, हाँ रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ और आप कह रहे हैं रेट कम कर दे, प्रैक्टिकल यूज करें। बेटा इधर देखो, आप थोड़ा सा एंगल थोड़ा समझे। पहले तो आपकी इकोनॉमिक्स की एक बात बताऊं, इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, सही। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जरा सोचिएगा, जरा सोचिए और से सुनो। इधर आओ, तुम्हें एक बात बताऊं और से सुनो। अपनी डिमांड बढ़ाओ, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। और अगर तुमने पहले सैलरी बढ़ाने की बात करी ना तो तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी। आया समझ में। शायराना बात करिए और करना समझ आएगा बेटा। इधर अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पॉइंट समझे। इस वक्त डिमांड मालूम है। अब अगर डिमांड नीचे आ गई है और आप उस पर बर्डन डालोगे तो क्या होगा, और कोई और नहीं डालेगा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे 90 रुपए और आगे बाकी लोग 72 में दे रहे हैं तो उधर जाएगा ना यार। तो इन दी एंड क्या होगा, आप 1 साल का लॉस बर्दाश्त कर लेते, आपने पूरी जिंदगी का लॉस अपने पास ले लिया। आई होप मेरी बात समझ गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सब लोगों को समझ आ गई। जल्दी बोले। अच्छा दोबारा सुन लो। एक्सपेक्टेड तो मैं मना कर रहा हूं। अगर मुझसे पूछो, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, आप रश लगा हुआ है, अनाउंस हो गया 50% सेल वो जो लगती है ब्रांड पर, और आप पहुंचे सुबह 12 बजे और लाइन लगी है, ये वाला हाल है, गो फॉर नॉर्मल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, गो फॉर प्रैक्टिकल कैपेसिटी। सही। दूसरी तरफ मक्खियां जहां, समझ है ना, बैठे हुए एक कस्टमर आया तो 5 लोग आ गए, जी मैडम क्या चाहिए। समझ जाओ ना, फकीर गरीब अल्लाह माफ करे, भूखे बैठे हुए थे, 5 आ गए। सीजन में जाना, 5 कस्टमर होंगे, एक भी डील नहीं कर पा रहा होगा। अभी अगर कहीं सेल लगी हुई हो, आप जाए किसी अच्छे ब्रांड पे, सही। और कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि 5 आके खड़े हो जाएंगे, सर मैं हेल्प यू। ओहो, कल तो नहीं आ रहा था तू, कल कहाँ गए थे। सिचुएशन अलग थी। इस वाले हालात में जहां 5 लोग आ रहे, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, नॉर्मल कैपेसिटी rather than expected capacity, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी कब करनी चाहिए, अगर आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म है कंडीशंस, या ये सबके लिए है। सही समझ गए आप। इज दैट क्लियर। आखिरी इसमें एक बात बस कंक्लूड कर दूं। आखिरी बात क्या रह गई, यार मिस ना हो जाए मुझसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सॉरी। अब आप देखिए इधर, मैक्सिमम कैपेसिटी नो चॉइस, प्रैक्टिकल कैपेसिटी यस इट्स अ चॉइस, और तीसरी क्या है, नॉर्मल कैपेसिटी, चौथी क्या है, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। अब इसमें से जो डिसाइडेड हो गई, रीजन कुछ भी हो, और हो सकता है कंपनी बोले इन चारों में से कोई नहीं, ना लाख, ना 80, ना 50, ना 40, मैं कह रहा हूं 60,000, दैट डिसाइडेड कैपेसिटी इज कॉल्ड बजटेड कैपेसिटी। जब भी कोई बोले ना बजटेड कैपेसिटी क्या होती है, उसका एक प्यारा सा लफ्ज है डिसाइडेड कैपेसिटी। दैट मे बी वन ऑफ देम और दैट मे बी एनी वन ऑफ देम, कुछ भी हो सकती है। आई होप मेरी बात समझ गए। पहले तो इस बात को समझेंगे, जब आप OAR निकालेंगे, आपको OAR निकालते वक्त
ये डिसाइड करना है कि किसको बेस बनाना है, और फिर ये भी डिसाइड करना है कौन सी कैपेसिटी लेनी चाहिए, वो आपको बताएगा। अगर वो आपको बता रहा है, दैट इज कॉल्ड बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी इधर नॉर्मल भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड भी बजटेड हो सकती है, प्रैक्टिकल भी बजटेड हो सकती है, इवन थ्योरेटिकल भी हो सकती है। अगर वो कंपनी बोले नहीं मैक्सिमम को लो, ले लो, उसकी मर्जी है यार, कंपनी पॉलिसी है, आप और मैं कौन होता उसको रोकने वाले। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात, सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं। अब आगे एक और चीज, सवाल आईकेप के सवाल पे जाने से पहले अब आप सुनेंगे इधर। जी बेटा, इस सवाल को सिर्फ मैंने डिस्कशन के लिए रखा है। अब आप इधर इधर प्लीज 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 इधर देखिए, इधर तमाम लोग कोई सवाल करना चाह रहे हो? किसी को ब्रेक अभी देता हूँ बेटा, ब्रेक देता हूँ, सभी देता हूँ। सुन लो इधर, यहाँ देखो इधर। अच्छा बस बस। अब आखिरी एक इंपॉर्टेंट बात आईकेप के सवाल से पहले और से सुनेंगे। हम नॉर्मली बेटा इधर 3 फेजेस से गुजरते हैं, और से आप सुने। पहला फेज क्या है, आप 2021 शुरू होने से पहले, 2021 शुरू होने से पहले ये रेट डिटरमिन करेंगे, ये रेट डिटरमिन करेंगे। पहली बात मेरी सन, अब इन 4 में से कोई भी ले ले। लेट से हमने 80,000 ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया 80,000, तो आपके पास ये रेट आ गया 45 पर यूनिट। प्लीज मेरी बात समझिएगा, इनमें किन बातों का ख्याल रखना आप समझ जाए। अब वो बोल सकता है आप ले लो नॉर्मल कैपेसिटी की जो आर्स है, तो आप आर्स ले लो, वो फिर इनमें से कोई भी बोल सकता है। आपने पहला फेज समझिएगा। पहला फेज ये है कि आप फैक्ट्री ओवरहेड रेट को एडवांस में डिटरमिन करें, ये पहला फेज है। आपने रेट निकाल लिया, अब आप गौर से सुनेंगे। फिर आप आ गए 2021 में, प्लीज विजुलाइज कीजिएगा। 2021 में आ गए, हाँ भाई इसकी जॉब तैयार हो गई जी, हो गई। कितनी डायरेक्ट कॉस्ट लगी सर? इतनी डायरेक्ट कॉस्ट लगी। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या करें? 45 रुपए मल्टीप्लाई कर दें यार। इधर डायरेक्ट कॉस्ट पहले से ट्रेस हो गई, 45 पर यूनिट उस पर चार्ज किया, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, उस पर मार्जिन लगाया। थोड़ा सा सिनेरियो बना रहा हूं, आगे काम आएगा। इसकी जॉब आई Jan 5 को, और Jan 25 को ये फारिग हो गया, इसको जॉब दे दी, और जो भी अमाउंट लगाना था लगा दिया। किस रेट के थ्रू? 45। व्हाट इज दिस? अजम्पशन। व्हाट इज दिस? एस्टिमेशन। व्हाट इज दिस? एस्टिमेशन, अजम्पशन। ये एक्चुअल थोड़ी है, ये प्री डिटरमिन्ड है। लेकिन मैं इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करूंगा कि इसकी डायरेक्ट कॉस्ट वो तो एक्चुअल है, इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड चार्ज कर दी, मार्कअप लगाया, सेल्स रिकॉर्ड कर दी इसकी बेस पर। बिलीव मी, ये थ्रू आउट द ईयर हो रहा होगा। फिर इसकी जॉब आई Jan 15-18 को आई, फिर Feb के 18 को खत्म हो गई। हाँ भाई कितने यूनिट बने? इतने यूनिट बने। कितना मटेरियल लगा? लेबर लगी, एफएच, सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपोज हो गई। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या करोगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या करोगे? ये 45। ये आप कर क्या रहे हो? प्लीज मेरी बात समझो। आपने पहले OAR निकाला, थ्रू आउट द ईयर आप क्या करोगे? फिर आप इनकी जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो लोगे और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे OAR को। ये जो FOH आ रहा है, जिसे हम एस्टिमेटेड FOH कहते हैं, ये FOH कहलाता है FOH अप्लाइड। FOH अप्लाइड क्या है? इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ FOH। इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ FOH। इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ FOH। प्लीज, क्या ये एस्टिमेटेड है? यस, बिल्कुल एस्टिमेटेड, इसमें कोई शक ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अभी बताता हूं यार, इधर इसको वाइंड अप करूं। फिर यहां देखिए, इधर FOH अप्लाइड, एक छोटी सी बात है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले सुन ले। फिर जब आप OAR निकालेंगे तो इनमें से कोई भी बेस लेंगे, दैट वुड बी बजटेड, दैट वुड बी एस्टिमेटेड। बजटेड यूनिट्स, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड प्राइम कॉस्ट। लेकिन जब आप FOH अप्लाइड निकालेंगे तो यहां पर क्या लेंगे? एक्चुअल बेस।
यानी इसकी जॉब कंप्लीट हो गई, इसके एक्चुअल यूनिट्स, इसके एक्चुअल यूनिट्स, इसके एक्चुअल आवर्स, इसके एक्चुअल यूनिट्स, इसके एक्चुअल आवर्स, इसके एक्चुअल यूनिट्स, इसके एक्चुअल आवर्स, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा इस एस्टिमेटेड OAR से। तो इसमें रेट एस्टिमेटेड है, बेस नहीं। इसमें रेट एस्टिमेटेड है, बेस नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर अप्लाइड में और बजटेड एफर्ट में क्या फर्क है, आपका क्या ख्याल है? बजटेड एफर्ट में और अप्लाइड एफर्ट में क्या फर्क है? बेस उसमें बजटेड है, एस्टिमेटेड है, यहां बेस एक्चुअल है। यहां यूनिट एस्टिमेटेड है, यहां यूनिट एक्चुअल है। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। आपने कहा रेट है सराब 45 और इसकी यूनिट है लेट्स से मैं कह रहा हूं 10,000, तो 4.5 लाख। व्हाट इज दिस? अप्लाइड। व्हाट इज दिस? अप्लाइड। यहां यूनिट कौन से? एस्टिमेटेड। यहां यूनिट कौन से? एक्चुअल। यहां लेबर आवर्स कौन से? एस्टिमेटेड। यहां लेबर आवर्स कौन से? एक्चुअल। यहां मशीन आवर्स कौन से? एस्टिमेटेड। यहां मशीन आवर्स कौन से? एक्चुअल। बेस इज एक्चुअल। और आप प्लीज बात को समझिएगा, आगे जाके एक चीज आएगी, सर आपने ये वाला अमाउंट क्यों लिया, उसके पीछे ये रीजन है। अब आप जरा, मैं डेट वाइज बता रहा हूं, थोड़ा समझो ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो बने। जैन में ये आया, फेब में ये आया, मार्च में ये आया, अप्रैल में ये, मई में, जून में, जुलाई में, और ऐसे कई लोग हैं थ्रू आउट द ईयर आ रहे हैं। मैंने रेट निकाला क्यों है? इससे बोलूंगा साल बताओ? नहीं, इमीडिएट बेसिस पर 45 के हिसाब से इसको ओवरहेड चार्ज कर दिया, इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज कर दी, फिर उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन भी लगा दिया, प्राइस भी कोट कर दी, और फिर बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री भी कर दी। समझ गए आप? थोड़ा सा रिदम, 1 मिनट पहले बात पूरी कर लूं, फिर आप उससे सवाल क्या बता रहा था मैं आपको। हाँ प्लीज मेरी बात समझे। सेल्स जो रिकॉर्ड होगी, बुक ऑफ अकाउंट में एंटर होगी, वो बताइए क्या होगी? उसमें एफओच कौन सा होगा? एस्टिमेटेड। एक्चुअल हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? हमारे लिए हम इमीडिएट बेसिस पर एफओच को डिटरमिन कर रहे होंगे, वो कहलाता है एफओच अप्लाइड। 3 चीजें मिलेंगी पूरी जिंदगी तुम्हें कॉस्टिंग में, 3 चीजें, 3 लफ्ज, गौर से सुनना, 3 ही वर्ड मिलेंगे, बजट, बजट, एक्चुअल, और तीसरा वर्ड है अप्लाइड। इनको समझ लो यार, छोटी सी बात है। अप्लाइड के लिए और ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड वर्ड, फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड अमाउंट। हम अक्सर बोल रहे होंगे यार ये फ्लेक्स कर दो बेटा, इसको फ्लेक्स कर दो। इन तीनों में क्या फर्क है अभी बताता हूं। बजट का मतलब क्या है? कॉस्ट भी एस्टिमेटेड, बेस भी एस्टिमेटेड। और एक्चुअल क्या है? कॉस्ट भी एक्चुअल, बेस भी एक्चुअल। और फ्लेक्स में क्या होगा? कॉस्ट एस्टिमेटेड बट बेस एक्चुअल, बेस एक्चुअल। अगर इसको लफ्जों में डिफाइन करें तो पता है क्या है? ये क्या है? एफओच अप्लाइड। 10,000 यूनिट्स का एफओच ये होना चाहिए। शुड हैव बीन दिस, शुड हैव बीन दिस। समझ आ गई बात? पूरा सिनेरियो, इस पे पूरा सवाल आया, कैसे भी समझाता हूं, 2 मिनट लगेंगे। अब आप देखें इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। 3 फेजेस हैं। पहले आप साल शुरू होने से पहले रेट डिटरमिन करेंगे, वहां किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी कहानी सुना दी। रेट डिटरमिन हो गया, हाँ डिटरमिन हो गया। अब उस रेट को लेके आएंगे थ्रू आउट द ईयर। ये जॉब्स आ रही हैं, इनकी एक्चुअल बेस पर ये रेट अप्लाई करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो क्या आएगा? अप्लाइड, एफओएच अप्लाइड। इसका अप्लाइड आ गया, इसका अप्लाइड आ गया, इसका अप्लाइड आ गया, इसका अप्लाइड आ गया। इन सारे जॉब्स के अप्लाइड को प्लस करूंगा तो इस क्लास का अप्लाइड आ जाएगा, कैफ 3 का अप्लाइड आ जाएगा। सुनते जाना। अब इधर आया, यार वो बिल की फाइल लेके आओ प्लीज, बिल की फाइल लाओ। सर किसकी? कैफ 3 की। अब देखो अप्लाइड कैसे हुआ जमा, जरा गौर करना। अप्लाइड कैसे जमा हुआ? ये आया, ये आया, सब लोग आए। अब यार आपने जो फीस दी है वो आपने दी है, इसका नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, लेकिन जब उसका टोटल करोगे तो मैं क्या बोलूंगा? ये कैफ 3 की फीस है, बोलूंगा या नहीं? तो अब मैंने इसका अप्लाइड, ये जॉब पे किया अप्लाई। जब मैं सारी जॉब को प्लस कर लूंगा तो ये किसका अप्लाइड आ जाएगा? क्लास का अप्लाइड। अब आपसे मैंने बंदे को बुलाया, वो जरा बेटा काम करो, बिल की फाइल लाओ। ओ बिल की फाइल आया, उसमें क्या है? बिजली का बिल, गैस का बिल,
रिपेयरिंग का बिल, मेंटेनेंस का बिल, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, सारे एक्चुअल। अब उससे मैंने कहा लेके आओ जरा बिल फाइल लेके आओ सारी, वो फाइल लेके आया, मैंने कहा जरा बेटा इसको काउंट करो, ये सारे के सारे अमाउंट क्या है, एक्चुअल एफओएच। अब आपने सारे बिल काउंट किए, प्लीज मेरी बात समझिएगा, दिस इज कॉल्ड एफओएच एक्चुअल। थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप जरा देखें कि यार ये अमाउंट आएंगे कैसे। 3 फेजेस हैं, आप इसको विजुलाइज करें, 1 2 3। थोड़ा विजुलाइज करने के लिए हमें स्टेप्स पता होना चाहिए, मैंने किधर कौन सा स्टेप करना है। जब आप ओआर निकालें तो ये सारी कैलकुलेशन, ये सारे ड्रामे को सोचें, ये अप्लाई करना पड़ेगा। कभी वो डायरेक्टली दे देगा और कभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फैसला हो गया किसको बेस बनाए, किसको बेस बनाए, एक दफा सीख लिया, जिंदगी भर के लिए आ गया, जिंदगी भर के लिए आ गया। अब जो हो रहा है ना डिस्कस, वो पूरी जिंदगी करोगे आप, पूरी जिंदगी। आगे जाओगे बीएफडी में पूछ सकता, हाँ भाई किसको बेस बनाए, और एक कहानी लिख देगा, यार डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यार आप बताओ इस सवाल में बताओ किसको बेस बनाए, डिमांड है ही नहीं यार, मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। फिर आप फैसला करोगे नॉर्मल वर्सेस एक्सपेक्टेड, खत्म बात, ये पूरी जिंदगी के लिए हो गया। अब आपने यहां आए ओआर निकाला, फिर जैन से लेकर दिसंबर तक इस ओआर की मदद से आप इंडिविजुअल जॉब्स का एफओएच एस्टिमेट करोगे। उसको क्या कहते हैं जो एस्टिमेट करोगे एफओएच, 45 के हिसाब से हर जॉब का 365 दिनों में, साल के 12 महीनों में, उसे कहते हैं एफओएच अप्लाइड। प्लीज मेरी बात समझना। अब ये सारे अप्लाइड प्लस कर दूंगा, ये टोटल अप्लाइड आ गया किसका, कैफ 3 का, डिपार्टमेंट का, कैफ 3 का, डिपार्टमेंट का। अब मैं कह रहा हूं मेरे डिपार्टमेंट के बिल लेके आओ। अब आप बोलोगे सर खर्चा अप्लाई किया जॉब पे और एक्चुअल मंगा रहे हैं आप डिपार्टमेंट का, तो ये कैसे कंपैरिजन होगा? होगा ना यार, ये सारे जॉब को प्लस करूंगा तो डिपार्टमेंट की जॉब आ गई ना, तो जॉब डिपार्टमेंट का एक्चुअल लिया, वो बिजली का बिल, गैस का बिल, रिपेयरिंग का बिल लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड एफओएच एक्चुअल। अब जरा एक काम करना, ये जो हमने अंदाजे से अप्लाई किया था ये बताओ, तो दिस इज कॉल्ड एफओएच अप्लाइड। अब अगर इन सबको मैंने टोटल किया और ये अमाउंट आ रहा है 5 लाख, या जो भी ले लो, 36 लाख के लो, 36 लाख, और ये एक्चुअल वाला अमाउंट है, लेट से मैं आपसे कहता हूं 38 लाख, तो ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस तो आएगा। मैंने 365 दिन अंदाजे से एफओ चार्ज किया है, मैंने 365 दिन 52 हफ्ते 12 महीने एफओच अंदाजे से चार्ज किया है। तो जब एक्चुअली एफओच की रिपोर्ट आएगी, दैट मे डिफर, समझ आ गई बात, वो डिफर कर रही है। अब आपने एक्चुअली एफओच 38 लाख और आपने अप्लाई किया था, सोचा था 36 लाख, तो बाकी जो 2 लाख है आपने अप्लाई कम किया, इसको हम नाम देते हैं एफओएच अंडर अप्लाइड। और अगर इसको रिवर्स कर दें 36 और 38, व्हाट डू यू थिंक, तो ये 2 लाख क्या कहलाएगा, ओवर अप्लाइड। प्लीज मेरी बात समझिएगा, ये ओवर अंडर अप्लाइड अच्छी चीज नहीं है। ओवर अंडर अप्लाइड बात समझे, ये कस्टमर को 45 के हिसाब से चार्ज कर दिया, अगर ये ज्यादा है तो अगली दफा ये कस्टमर नहीं आएगा, और अगर ये कम है तो बर्डन आप पे आएगा पीएनएल में, क्योंकि इनको तो जो चार्ज करना था कर दिया। अब जो डिफरेंस आ रहा है 2 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है आपके ऊपर खर्चा, वो ये थोड़ी देगा, तो आपने अपने पीएनएल में 2 लाख कम कर दिए। ये वजह है कि आपकी जो रेट डिटर्मिनेशन है उसका ख्याल रखें, खाली ये डिसाइड ना करें कि आवर्स, यूनिट, केजी, लीटर, क्या, फिर ये भी डिसाइड करें नॉर्मल, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड, किसको बेस बना रहे हैं, आप किन हालात में हैं, तो फिर ये होगा, थोड़ी जस्टिफिकेशन होगी। और मैंने इसको मेरा ख्याल है काफी हद तक समझ आ गया होगा। तो अब आप यहां देखें, ये पूरी कहानी है, इसके ऊपर अभी सवाल कराते हैं कि कैफ 8 में कैसे आया था, और अगर अब दोबारा आएगा तो ऐसे ही आएगा। 3 फेज लेकिन प्लीज, सबसे पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और अगर आप गौर करें
इधर हर जगह मैं 3-3 बातें करने जा रहा हूं, प्लीज। हाँ भाई, सबसे पहले आप OAR निकालेंगे, बजट एफओएच, बजट बेस, तो आपके पास OAR आ गया। उस OAR के थ्रू आप एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड आ जाएगा, और फिर आप अप्लाइड को कंपेयर करेंगे एफओएच एक्चुअल से, तो आपके पास ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। ओवर अप्लाइड आए या अंडर अप्लाइड आए, ये एक नेगेटिव चीज है, समझे बात, दोनों चीजें गलत हैं। अगर ये आपने ज्यादा कस्टमर को चार्ज कर दिया तो कस्टमर ने अगर बाहर जाके इसको वेरीफाई किया तो नुकसान, और अगर आपने अंडर चार्ज किया तो 2 लाख रुपए फ्यूचर में पूरा का पूरा आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, जो आपके पीएनएल को डिस्टर्ब कर सकता है। ये इसकी समरी है। अब अगला सवाल देखो, शाबाश, ये पहले पढ़ लो, अभी बता रहा हूं। पहले सवाल रीड। क्या टाइम हो रहा है अभी? मैंने कितने बजे क्लास शुरू करी? 4 बजे तो की है, 4:10 पे की है। अच्छा, बस सिर्फ सवाल रीड करते हैं, फिर 5 मिनट की सांसें लेते हैं। हाँ भाई बोलो, क्या? फर्स्ट OAR, ठीक, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर ओवर अंडर एप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। यार एक जुमला याद कर लो प्लीज, दो बातें। रेट निकालते वक्त बजटेड बेस और अप्लाई करते वक्त एक्चुअल बेस, इतना याद कर लो प्लीज, इतना मेमोराइज करो। क्या चीज? कोई जरूरत नहीं है, बस एक ये सारे मैंने रखे हैं, मेरी बात समझो। अब मैं आईकेप में अप्लाई करवाने जा रहा हूं। इन सारी चीजों को, जैसे केस 4 था, सॉल्व नहीं किया, लेकिन वो एक इंडिकेशन थी कि यार ये पढ़ाओ। केस 5 में से बताना तो ये 4 टर्म होती हैं, और वो तकरीबन सॉल्व हो गए बेटा। इधर देखो, हमने ऑप्शंस पे रेट निकाल दिए, बट एग्जैक्टली सवाल आता कैसे, अब वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। डरे? अब आप जरा, हाँ आप कॉपी कर लो यार, कॉपी कर लो। हाँ मैं लिखवा देता हूं। अच्छा हाँ, यहां देखिए, इधर इन्होंने एक सवाल किया, अच्छा सा बेहतर सा सवाल है कि ओवर अंडर अप्लाइड तो आता रहेगा। हाँ हमेशा आएगा, हर साल आएगा। कभी ये देखिए इधर, कभी हम इसको बचाने के चक्कर में इधर चले जाएंगे, कभी हम इधर चले जाएंगे। यार देखो इधर, अप्लाइड और OAR निकालना हमारी मजबूरी है। उसके नतीजे में अप्लाइड और एक्चुअल सेम हो जाए, ये बहुत रेयर होगा, वो डिफरेंस रहेगा। एक्चुअल गिवन होगा, बिल्कुल होगा। अब आप एक बात छोटी सी, मैं आपको एक इशारा दे दूं, 1 मिनट बेटा, सवाल पूछ रहा हूं। जी हाँ, बस अब देखिए इधर, नंबर 1, अगर ओवर अंडर अप्लाइड आ रहा है तो आप उसको कोशिश करो मिनिमाइज करो। अब OAR क्यों आ रहा है? या तो आपका एफओएच एक्चुअल गलत है, जरा ज्यादा हो गया, तो उसको सही करो। और अगर आपको लगता है अप्लाइड में गड़बड़ है तो फिर रेट में मसला है। हो सकता है रेट निकालते वक्त बेस सही ना हो सकता है रेट निकालते वक्त बजट सही ना हो। इधर देखो, इधर आपने यहां अमाउंट ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, सोच ज्यादा लिया, सोच कम लिया, तो आपका OAR आएगा, चेंज हो गया। OAR बदलेगा तो ओवर अंडर अप्लाइड को आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट आप बोलो ये खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और कौन सा सवाल था? जल्दी 1-2 सवाल और पूछे थे किसी ने, बस। और कोई यहां पर कोई सवाल है किसी के जहन में? अब आप यहां देखिए, इधर आईकेप के सवाल पे जाने से पहले अभी एक ने मुझे कहा कि सर वो केस 5 सॉल्व करवा दे। सॉल्व कराने की उसको जरूरत नहीं है, मैं आपको वर्बली सॉल्व करवा देता हूं, क्योंकि उसमें डाटा अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ मैंने दिया है केस 4 और 5 डिस्कशन के लिए, कि अगर ये हुआ तो क्या करोगे, तो रूल बता दिया, फिर ये हुआ तो क्या करोगे, रूल बता दिया। अब आप देखिए केस 5 कैसे हो सकता है सॉल्व, जरा सुनिएगा इधर। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोले डिटरमिन OAR, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा हमारा OAR? हमारा OAR होगा 45, ये इसका आंसर है। दैट्स इट, एक ही हालात होंगे ना यार। अब वो ये OAR लेके निकलोगे और अप्लाई करते रहोगे। एक वक्त में 2 हालात तो नहीं हो सकते ना एक कंपनी के। तो या तो वो सिनेरियो देगा कि हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, बताएं OAR क्या होगा। यू हैव 2 कैपेसिटीज, मैक्सिमम दिस और प्रैक्टिकल दिस, तो यू वुड रेकमेंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ये इसका आंसर है। सेकंड सिनेरियो,
अज्यूम करो डिमांड हमारी कम है, सप्लाई बहुत है, हम फारिग बैठे हुए, ठीक, और ये जो हालात पैदा हुए हैं हमारे अपने अमाल की वजह से हुए हैं, तो फिर हमें किसके लिए जाना चाहिए? नॉर्मल कैपेसिटी के लिए। और नॉर्मल का रेट क्या है? 72। आपने रेट निकाला एंड दैट्स इट। अभी आप में से किसने बोला था कि जरा ये सॉल्व करा दो, ये इसका आंसर होगा? आई होप मेरी बात समझ गए बेटा। इधर इस 5वीं केस में मैं ये बता रहा था, रेट निकालते वक्त इसके अलावा एक और मसला आ सकता है। फिर अभी हाँ, एक ने सवाल किया, प्लीज आखिरी एक और बात, कि सर वो आर्स डोमिनेशन उसका क्या होगा? यहां पर भी एक मिस्टेक कर गए आप, जो मैंने भी बता भी दिया था। बेटा इधर देखें, पहले आप डिसाइड करोगे इनमें से किसको बेस बनाना है। डिसाइड हो गया, अगर आपने डिसाइड कर लिया लेबर आर्स को बेस बनाना है बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग, तो फिर लेबर आर्स भी 4 होंगे, मैक्सिमम थ्योरेटिकल, मैक्सिमम प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह, 4 उनमें से एक डिसाइड कर लिया। वो कहते हैं नहीं, मशीन आर्ट्स को बेस बनाना है, वो भी 4 होंगे, मटेरियल केजीज को बेस बनाना है, वो भी 4 होंगे, यूनिट्स वो भी 4 हो सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वो भी 4 हो सकती है, लेबर कॉस्ट वो भी 4 हो सकती है। तो पहले तो ये डिसाइड करो इनमें से किसको बेस बनाना है, फिर ये डिसाइड करो इनमें से किसको बेस बनाना है। ये सीखा है हमने आज, ये सीखा है हमने आज। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। अब ये एग्जाम में कैसे अप्लाई हुआ है, ये एक सवाल है, स्प्रिंग 11 में आया था। आप देखिए इधर, 2014 से कैफ 8 हो गया था, 2014 से पहले मॉड्यूल डी था। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट मॉड्यूल डी के साथ ज्यादा मिलता है और लेवल भी वही होना चाहिए ज्यादा। बहरहाल कोई भी हो, आपको सवाल को पढ़ना है। अब आप 1B को जरा रीड करना प्लीज तमाम लोग। ये मैं मिटा दूं, है ना, इसकी जरूरत तो नहीं है ना। 1B पढ़ लो प्लीज, साइलेंटली रीड कर लें, 1-2 सवाल भी कर लोगे तो मजा आ जाएगा। वन बी, ये हैंडआउट लेते जाओ जिसको चाहिए यार, आ जाओ, ये पीछे भी दे देना। और किसको चाहिए? 1-2 लोग पीछे हैं, दे देना यार, ये कंप्लीट हैंडआउट है। अच्छा आपने इधर देखे, आपको अब जब भी हैंडआउट मिलेंगे उसके पहले पेज पे मैं मेंशन करता हूँ ये कौन सा ईयर कहाँ मौजूद है, ये ICAP में कितनी दफ़ा आया हुआ ये हैंडआउट से सवाल। तकरीबन 13 क्वेश्चन आ चुके हैं और कब कब आए लिखा हुआ, और ये इस हैंडआउट में कहाँ मौजूद है ये भी लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा स्टडी टेक्स्ट में जो जो मटेरियल है वो सब इसमें मौजूद है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक और चाहिए हैंडआउट, ये लो। आपने इस चैप्टर में अगर इस हैंडआउट को तरीके से कर लिया दैट वुड बी इनफ, फिर आपको इवन स्टडी टेक्स्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखें इधर, हाँ भाई, अब असल चीज है एप्लीकेशन। हमें आ गया, बट एग्जाम में ये सवाल आया है 5 और 8 13 और 3 16 नंबर का। अब 16 नंबर का सवाल है तो तकरीबन 24-25 मिनट आपके पास है। उस 25 मिनट में आपको ये सवाल परफॉर्म करना है, और अगर अब आज के दौर में आएगा ना तो ये 16 का नहीं 12 या 11 नंबर का आएगा। क्यों? एक 2011 में एक लेवल होता था, अब वो लेवल चेंज हो चुका है। आपने इतनी कॉस्टिंग कर ली है कि इस तरह के सवाल नॉर्मल सवाल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। 2011 में बड़ा जबरदस्त सवाल होगा। अब ये सवाल आएगा 12 नंबर, 12 नंबर का मतलब 18 मिनट। 18 मिनट में सवाल को पढ़ना भी है और परफॉर्म भी करना है। उसके लिए रीडिंग तमीज की होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछे सवाल को पढ़ना है, 3 चीजें देखें, पहले इधर जाएं, फिर यहां आए और फिर यहां जाएं, सवाल खत्म। कैसे बताता हूं आपको। इस सवाल में बजटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, जरा देखिएगा, और आपको इस सवाल में एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है। यार इधर इधर एक्चुअल तो यहां रखा हुआ है मैंने अपने सिनेरियो में। ओ भाई अभी कहां तू एक्चुअल देख रहा है? एक्चुअल क्या चीज है? ओवर अंडर अप्लाइड उस वक्त काम आएगा, तो पहले अप्लाइड तो निकाल ले। अप्लाइड निकलेगा नहीं जब तक तू रेट नहीं निकालता। दैट्स इट। आप थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करें। यहां आके कंफ्यूजन, सर बजट भी है एक्चुअल भी, अब मैं क्या करूं? अभी मैंने एक जुमला कहा था, दोबारा कह रहा हूं, ओ यार निकालोगे एफओएच भी बजट,
एस्टिमेटेड, बेस भी एस्टिमेटेड। जब अप्लाई करोगे ना तो रेट तो एस्टिमेटेड लोगे, बेस एक्चुअल। प्लीज बी केयरफुल। और फिर यहां आ जाना एक्चुअल लेके अप्लाइड से कंपैरिजन। अभी 2 मिनट में करवाता हूं इंशाल्लाह। अब आपके पास बजटेड इंफॉर्मेशन भी है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है। मेरा मशवरा है फिलहाल बजटेड देखो, एक दफा रेट निकाल लो, फिर हम बताते हैं। अब आप विजुलाइज करना कि हम यहां जा रहे हैं, यहां आए कि यहां जाएं। फिलहाल पहले रेट तो निकाल लो भाई। ये बजटेड एफओएच आपको नहीं दिया हुआ, आपको बजटेड मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, आपको बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए हैं, और आपको बजटेड मशीन आवर्स दिए हुए हैं। यार एक बात बताना, 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, ऐसी थोड़ा सीखते। अगर डिपार्टमेंट ए लेबर आवर्स वर्सेस मशीन आवर्स, लेबर आवर्स वर्सेस मशीन आवर्स, इस सवाल में तो वो बता रहा है किसको बेस बनानी है। अगर वो बोलता तुम बताओ और आवर्स में से बताओ, तो व्हाट डू यू थिंक? लेबर आवर्स 2 लाख वर्सेस 4 लाख, कौन डोमिनेट कर रहा है? 4 लाख। मशीन आवर्स शुड बी द बेस। अगर वो ना बोले, अब आप कहते हैं मशीन आवर्स शुड बी द बेस, वो बोले नहीं मैं कह रहा हूं लेबर आवर्स को बनाओ। In case of silence, machine hours should be the base. If it is provided, you have to take labor hours. अब यार तुम लोग कैमरा हिलाए जा रहे हो यार, और कैमरे के सामने भी आए जा रहे हो, इतना बड़ा मुंह आ रहा है खुदा की कसम। सौरभ ये सब किधर चला गया? ये है, रुक जा भाई, डिमांड सप्लाई है। हाँ है, शुक्र है बच गया। ये पूरा बाकी है भैया, यार उधर से कम जाओ यार, वो वाले वहां से निकलो, ये वाले यहां से निकलो। ये यहीं से क्यों जाते हो तुम लोग? हाँ भाई प्लीज। केस और डिपार्टमेंट 2 5 लाख वर्सेस 1.25, व्हाट डू यू थिंक? 5 लाख डोमिनेट कर रहा है, लेबर आवर्स शुड बी द बेस। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने आप समझाने के लिए, लेकिन इस सवाल में बेस खुद बता रहा है, प्लीज यार पहला सवाल है, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिएगा। आपको कहीं लगे, देखिए कुछ लोग बेहतर समझ रहे होंगे, कुछ थोड़ा स्लो होंगे, सवाल कर लो। सर मुझे समझ में नहीं आई, ये कहाँ से आया, मैं जवाब दे दूंगा। 2-3 सवालों में थोड़ी सी आप मेरे साथ चलो, थोड़ी अलाइनमेंट बना लो। कुछ लोग अच्छा समझ रहे, कुछ मैं देख रहा हूँ नहीं समझ पा रहे, तो सवाल कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा। यहाँ देखिए बाप, ये जो टेबल में होती है ना चीजें, उनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? टेबुलर फॉर्म है ना, तो वो एक निगाह में समझ आ जाता है। सारा मसला होता है जब वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, उसको तमीज से पढ़ो, उसको तरीके से पढ़ो, कोई चीज मिस ना हो जाए। अब नीचे जाते हैं तो कहता है एक्चुअल यूनिट्स बने हैं कितने? 3.57 मिलियन। एक मिनट, आपको एक रीडिंग टेक्निक बता रहा हूं प्लीज, खास तौर पे ये वाली, ये जो नीचे पैराग्राफ फॉर्म में होती है, जब भी पढ़ा करें पॉज लें, आंखें हटाएं और थोड़ा विजुलाइज, थोड़ा सा पॉज जरूरी है वरना आप भूल जाएंगे, मिक्स कर देंगे। बता रहा हूं आपको, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा कि मेरे लिए कोई मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। पॉज लें। ये यूनिट बने हैं 3.57 मिलियन। ए ने बनाए, बी ने या सी ने? किसने बनाए? तीनों ने बनाए हैं, टोटल नहीं है। जुमला ये होना चाहिए था। आप लोगों ने मैट्रिक कर लिया? हंसे ना। आप लोगों ने मैट्रिक कर लिया? हंसे ना। सुने इधर, जो यहां बैठा है उसने मैट्रिक ना किया, पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक एक डिपार्टमेंट है, इंटर एक डिपार्टमेंट है, ग्रेजुएशन एक डिपार्टमेंट है, मास्टर्स एक डिपार्टमेंट है। अगर कोई शख्स बोल रहा है मैंने मास्टर्स किया हुआ है, आप उससे सवाल करेंगे आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप पागल हैं। एग्जैक्टली इधर देखिए, डिपार्टमेंट ए, बी, सी और वेयर हाउस। प्लीज लफ्ज को समझिएगा, गौर से सुनेंगे। पहले यूनिट जाएंगे डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट ए अपना काम करेगा, उसको भेजेगा बी में, फिर बी अपना काम करेगा, उसको भेजेगा सी में, और जब सी अपना काम कर लेगा तो वही यूनिट, सेम वही यूनिट कस्टमर को पास ऑन हो जाएंगे। तो ये 3.57 मिलियन यूनिट्स शुरू हुए थे ए से, फिर यही गए बी में, यही गए सी में, और ये ट्रांसफर हो गए कस्टमर को। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो मैट्रिक में अपेयर हुए सारे इंटर में नहीं आते, लेकिन अगर वो कुछ नहीं लिख रहा तो जाहिर है सवाल से ये समझ आ रहा है ऐसा सिस्टम बना है जो यूनिट शुरू होते हैं वो तैयार भी हो जाते। ठीक है, मर्जी है,
वरना इस सवाल के अलावा जितने सवाल करोगे, ए के यूनिट अलग होंगे, बी के अलग होंगे, सी के अलग होंगे, लेकिन वो यूनिट आए से होंगे। कैसे? यहां देखें, ए ने 1,00,000 यूनिट शुरू किए, 80 तैयार हो गए, तो 20 ए में रुक जाएंगे और 80 बी में चले जाएंगे। फिर बी अपना काम करेगा और उसने 60 तैयार किए, तो 60 सी में जाएंगे, 20 बी में रह जाएंगे। 20 ए में पड़े हुए हैं तो 40 यहां पड़े हैं और 60 सी में आ गए। फिर सी अपने जिम्मे का काम करेगा, उसमें से 50 तैयार हुए, कस्टमर को चले गए, शुरू हुए 1,00,000, तैयार कितने हुए? 50। इस सवाल में वो कह रहे हैं नहीं, 3.57 मिलियन पहले ए में, फिर बी में गए, फिर वही सी में गए और फिर वही कस्टमर को चले गए। ठीक है, फाइन, वो अलग अलग दे देता, हम अलग अलग ले लेते, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर अगर आप OAR निकाल लें और वो बोले यूनिट को बेस बनाओ, तो 3.57 3.57 3.57, वो बोले नहीं, ए की यूनिट अलग, बी के अलग, सी के अलग, डी के अलग, अलग अलग ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता हो कि मुझसे ये सवाल करे मैट्रिक किया है, जैसे मुझे हंसी आ रही है, इसी तरह कोई बोले जो यूनिट सी में आए, क्या वो जरूरी है ए से आए हो? जी जरूरी है, मस्ट है। इन केस ऑफ साइलेंस एक सवाल कराऊंगा, वहां पर ये नहीं होगा। वो नजर आ रहा है, वो बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है सवाल में कि नहीं इधर से नहीं आए, इधर से आए, अलग बात है। अगर वो कुछ नहीं बोला तो सी में जो यूनिट पड़े हैं ना, वो ए से बी में, बी से सी में आए, कहीं और से नहीं आ सकते। ये छोटे छोटे बिलीफ बनाने हैं। आई होप मेरी बात समझ गए। आगे चलते हैं जी। बजटेड लेबर रेट 120, वेरी 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 सिंपल। लेबर का रेट 120 रुपए, खत्म बात। लेबर के आवर्स ऊपर दिए हुए, मल्टीप्लाई करोगे लेबर कॉस्ट आ जाएगी। नॉट अ रॉकेट साइंस यार। अगर आपको लेबर आवर्स ऊपर दिए ना, बजट भी दिए, एक्चुअल भी दिए, बजट भी दिए, एक्चुअल भी दिए, इज दैट क्लियर? अगर तुम इधर यहां खड़े हो तो प्लीज तुम आवर्स लोगे बजटेड, और अगर तुमसे बोल रहा है यहां आ जाओ तो फिर तुम आवर्स नहीं रेट भी लोगे एक्चुअल। इस 120 का कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें एक्चुअल चाहिए तो तुम्हें दोनों एक्चुअल चाहिए, अगर तुम्हें बजट चाहिए तो तुम्हें दोनों बजट चाहिए, अगर तुम्हें अप्लाइड चाहिए तो एक बजट चाहिए और एक एक्चुअल चाहिए। इतनी सी बात है। बजट बजट, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड, एक्चुअल एक्चुअल, एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल। क्या एस्टिमेटेड? रेट। क्या एक्चुअल? बेस। छोटी सी बात है इस सवाल के अंदर नजर आ रही है। 16 नंबर का सवाल आया था 2011 में, और अब चांस है इससे भी हल्का सवाल आ सकता है। कैफ 3 और कैफ 8 में बड़ा फर्क है। मॉड्यूल डी होता था, ये सेक्शन आपका जो बी पार्ट बना वहां होता था पहले, मॉड्यूल डी में होता था ए बी सी डी, वहां कॉस्टिंग पढ़ते थे, और इधर जब था कैफ तो आखिरी पेपर होता था कैफ का, यहाँ तो स्टार्टिंग का पेपर है। उसूलन इससे थोड़ा लो प्रोफाइल सवाल आने चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतना स्टफ अवेलेबल है। अब एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, पहले कौन सी किताब होती थी, मैथ्स कॉलेज, वो किताब उठाई उस पर सवाल बना दिया, बच्चे का लेवल ही नहीं होता था। इतना सवाल अवेलेबल है, उसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कैफ 8। मेरे हिसाब से मॉड्यूल एफ नहीं करेगा। मैं कैफ 8 पढ़ाता था, मॉड्यूल एफ को ही पढ़ाता था। क्यों? मॉड्यूल एफ के कुछ सवाल कर लोगे ना, थोड़ा अपना अप्रोच बढ़ा लोगे। अभी तुम कैफ 8 भी कर लोगे ना, इंशाल्लाह तुम कैफ 3 के बेहतर पोजीशन में हो। और अगर 2-4 सवाल मॉड्यूल एफ के एक आध कर लो यार, थोड़ा अगर कर सकते हो तो और अच्छा हो जाएगा। अभी 1-2 पेपर आएंगे तो अंदाजा होगा कि इसने कैफ 8 वाला लेवल रखा है या इसने थोड़ा डाउन किया है, वो अंदाजा हो जाएगा। मुझे मेरी असेसमेंट नहीं करेगा डाउन, क्योंकि इतना स्टफ आ चुका है एग्जाम का अवेलेबल है हमारे पास कि बच्चा ये आराम से प्रिपेयर होके कैफ 8 के मुकाबले की कैफ 3 दे सकता है। डन है? हाँ भाई। द ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए इज बजटेड। प्लीज इधर की बात करें, यहां देखो, थोड़ा विजुलाइज करना। बजटेड, बजट दे रहा है यार। साल शुरू होने से पहले हमने सोचा था हमारा एफओएच होगा। वो आपको 3 बजट दे रहा है, 3 बजट एफओएच दे रहा है, 3 बजट एफओएच दे रहा है। मतलब ये जो अमाउंट दे रहा है ना, ये यकीन करो सिर्फ और सिर्फ OAR डिटर्मिनेशन के लिए होगा। बस मैं थोड़े इशारे यूं करता हूं विजुअलाइजेशन के लिए। एक दफा OAR आ गया, फिर हम यहां आएंगे। आगे देखो इधर, फिर अगला पॉइंट, फिर वो उसने बातें कही एफओएच ही होगा, एफओएच ही होगा, वो अभी हम देखते कैसे आएगा। 30 आगे चलते हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स, इधर देखें,
यहां छोड़ा और यहां आ गया, कोई बात नहीं, हम सीक्वेंस में जाएंगे, हम सीक्वेंस में जाएंगे। हमें वो एक्चुअल एफर्ट दे रहा है, हमारे पास अप्लाइड होगा तो ओवर अंडर अप्लाइड आएगा, अप्लाइड के लिए OAR चाहिए होगा। बस तीन ये स्टेप्स छोटे से ध्यान में रखने। अब आप देखिए हमारे पास एक्चुअल एफर्ट दे रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और नीचे बेटा इधर नीचे बता रहा है बेस किसको बनाना है। अगर नहीं बताता तो जो मैंने आपको रूल्स दिए फिर आपको उससे जाना पड़ता। और इस सवाल में तो ये ड्रामा भी नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बाल ज्यादा हो तो टेंशन होती है, चुटिया बांधे के जूड़ा बांधे, जब बाल ही ना हो तो कहाँ की चुटिया, कहाँ का जूड़ा, कहाँ का ब्रश, कहाँ का कंगा। एक बाल है, खुला ही छोड़ दो। समझे आप, ना नॉर्मल ना प्रैक्टिकल, कुछ है ही नहीं, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं अच्छा करना चाहूं, मैं आपको यही आवर्स 4-4 दे दूं, यूनिट 4-4 दे दूं, टफ हो जाएगा। लेकिन आपने करना कि एक तो फैसला किया और उस एक को पिक किया, आंसर आ गया। ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता अगर ये डिस्कशन इसमें आ जाती। नहीं आ रही, नहीं आती भाई, लेकिन नहीं आती तो का मतलब ये थोड़ी कि अगर पहले नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। मेरे पास कोई सवाल नहीं आई कैप का जिसमें ये डिस्कशन आई हो, मैं बता रहा हूं आपको, आज तक नहीं आई, ना मॉड्यूल डी में, ना कैफेड में, ना सीफैब में, नहीं आई। उसकी मर्जी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप आगे भी नहीं आएगी। आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। आप जाके स्टडी टेक्स्ट देखिए, वहां जिक्र है, जो चीज स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है उसे एक्सपेक्ट करो, कभी भी आ सकती है। आज तक नहीं आई मॉड्यूल एफ कैफेड के अंदर, ना मॉड्यूल डी के अंदर। जाओ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको कंक्लूड तो करो ना। ये मैंने भी स्टडी टेक्स्ट पढ़ा है पूरा, तो उसमें देखा है इसका पूरा जिक्र आया माशाल्लाह से। एक आध जगह पे मुझे लगा थोड़ा वो डिसएग्रीमेंट था मेरा उसके साथ, एक आध जगह पे, लेकिन वो सही कह रहा है अपनी जगह पे है। वो बाद में बात करेंगे, पूरी डिस्कशन है इसकी। एफओएच के नाम से चैप्टर है, मैं इसे कहता हूँ कॉस्टिंग फंडामेंटल, वो उसे कहता है ओवरहेड कॉस्टिंग। बात एक ही है, बात एक ही है। मैंने फंडामेंटल बोला, उसने ओवरहेड कॉस्टिंग बोला है। चैप्टर मेरा ख्याल है 3 है शायद आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर, जब आप देखना। आगे चले, हाँ भाई, डिपार्टमेंट ए में बेस बनाओ मशीन आवर्स को। यार एक बात सुनो, नजर भी आ रहा था मशीन आवर्स शुड बी द बेस, लेकिन अगर वो ना कहता तो हम सोचते, अगर खुदा की कसम वो कहते था लेबर आवर्स को बेस बनाओ और तुम्हारी नॉलेज कहती है मशीन आवर्स शुड बी द बेस, तो तुम अपनी नॉलेज को साइड पे रखो। उसने कह दिया इट्स अ कंपनी पॉलिसी, यू हैव टू फॉलो दिस, खत्म बात। कुछ ना कहे तो वो रूल फॉलो करना है। आगे देखिए, लेबर आवर्स और प्राइम कॉस्ट रिक्वायर्ड देखा, OAR ये खाली ये मांग रहा है, तो यू नीड बजटेड एफर्ट्स, बजटेड एफर्ट्स, यू नीड बजटेड बेस एंड यूनिट, और उसके बाद OAR आ जाएगा। सेकंड रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है, आप टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, वो अभी निकल आएगी, वो इधर चला गया। पहले एक्चुअल कॉस्ट निकालो, फिर डिवाइड कर दो यूनिट से, तो पर यूनिट आ जाएगा। सर कौन से यूनिट, तीनों डिपार्टमेंट में 3.57, 3.57, 3.57, ये वाली रिक्वायर्ड आ जाएगी। आखिरी ओवर अंडर अप्लाइड निकालो। अब इधर देखिए, इधर ओवर अंडर अप्लाइड विजुलाइज कीजिएगा, ये सारी जॉब्स हैं, इनको प्लस करूंगा तो डिपार्टमेंट का अप्लाइड आ जाएगा। डिपार्टमेंट का एक्चुअल अपने तुमने पहले रिक्वायर्ड 2 में निकाला, डिफरेंस लूंगा ओवर अंडर अप्लाइड। इसके 16 नंबर है जो आए थे एग्जाम में। अब हमने रिक्वायर्ड को कैसे करना है, सबसे पहले आप OAR निकाल रहे हैं। OAR आप निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट A, B और C, प्लीज। डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B और डिपार्टमेंट C। हाँ अभी मैं यार उधर लिख रहा हूं, मसला नहीं है, मुझे पता है कैमरा हिला दिया है, फिर वहीं से जा रहा है, वहीं से जा, तू और वजह कैमरे के, हाँ बस ठीक है, हिट मत कर यार उसको। अच्छा इसको भी नजर आ रहा है, नहीं बोलेगा जरूर कैमरा हिला दिया। यहां देखो भाई, इधर OAR निकालना है। सर बजट भी दिया हुआ, एक्चुअल भी दिया हुआ है। 1 मिनट यार, जब तू इधर खड़ा हुआ तो बजट देखना, एक्चुअल का तुझे क्या काम, कोई काम नहीं है, सिंपल। ऊपर जाए बजटेड एफओएच डिपार्टमेंट ए का, बजटेड एफओएच डिपार्टमेंट ए का 5 मिलियन है, तो यहां लिख दो भाई 5 मिलियन, कोई मसला।
बजटेड एफओएच डिपार्टमेंट बी का 15% है लेबर कॉस्ट का। तो यहां देखो, इधर इधर आपको बजटेड एफओएच चाहिए डिपार्टमेंट बी का, तो वो कह रहा है इट इज 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो बात इधर थोड़ा विजुलाइज करना, अभी 2021 शुरू थोड़ी हुआ है, तो बजटेड लेवल लोगे ना, एक्चुअल तो लेने से रहे, कॉमन सेंस है। तो एक बात बताओ, बजटेड लेबर आवर्स डिपार्टमेंट बी के कितने यार? 500,000 और लेबर का रेट 120, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9 मिलियन है। अच्छा अच्छा, ये 9 मिलियन आ गया, तो 9 मिलियन आपका जनाब FOH आ गया बजटेड। इट इज बजटेड, इट इज बजटेड, नॉट अप्लाइड। अब आप यहां आए और आपने यहां लिख दिया 9 मिलियन। पहले आप न्यूमरेटर को फारिग कर दो, बाद में डिनोमिनेटर को फारिग कर देंगे और OAR आ जाएगा। फिर हम इधर आएंगे एप्लीकेशन के वक्त, लेट्स से, फिर हम इधर चले जाएंगे एक्चुअल के वक्त। डन, सेकंड हो गया। थर्ड देखो यार, ऐसी बच्चों की तरह उलझा रहा है, आपसे कह रहा है एक काम करो, आप निकालो प्राइम कॉस्ट का 5%। अब अगर आप डिपार्टमेंट सी है तो यार एक बात बताओ, मटेरियल कॉस्ट कितनी है सी की? 120 मिलियन है, तो हम 1000 में ले लेते, चलो 120 मिलियन मैंने 1000 में रख दिया, और ये कितना आ जाएगा? लेबर आवर्स कितने? 250,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ये वाली सब मिला के। अच्छा नहीं, ये बताओ कितना आ रहा है? ये 30 मिलियन है, ये 30 मिलियन है, ये 150 मिलियन हो गया। असल में आगे भी यूज होगा ना, तो मैं एहतियातन लिख रहा हूं। ये 150 मिलियन आ गया, कितना परसेंट है? 5%। फरमाइए 7.5 मिलियन, ये यहां लिख दो 7.5 मिलियन। पहले आप मुझे बताओ इसमें कोई इशू है? मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, बहुत आसान है। देखिए यार, आप ना जो वो बोल रहे हैं उस लफ्ज को पकड़ो, खुद समझ आ जाएगा। उसने क्या बोला? FOH, यार एक सेकेंड, डिपार्टमेंट सी का FOH बजटेड 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। पहली बात, प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, सर प्राइम कॉस्ट कौन सी ले, बजटेड ले या एक्चुअल ले? कॉमन सेंस है बजटेड। अब आप यहां देखें, मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 है, किसकी? सी की। आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। हम बात करें डिपार्टमेंट सी, तो ए बी को क्यों देखें भाई? सी को देखेंगे, बजट देखें, एक्चुअल देखें, बजट देखेंगे। इज दैट क्लियर? प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन ध्यान में लानी है, 2-3 बातें ध्यान में लानी है। सी की बजटेड मटेरियल कॉस्ट है 1,20,000 और सी के बजटेड लेबर आवर्स कितने? तुम बताओ बेटा, शो नहीं करो, बोलो। 2.5 लाख घंटे लेबर आवर्स वो रखा, और रेट क्या है? 120। रेट क्या है? 120। 30 मिलियन आपकी लेबर कॉस्ट आ गई, 120 मिलियन आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है डिपार्टमेंट सी की प्राइम कॉस्ट है बजटेड 150 मिलियन, 150 मिलियन, उसका 5% लिया, इसका मतलब है FOH होगा 7.5 मिलियन। इधर देखो, इधर मेरी इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने FOH प्लेट में रख के दे दिया था 36 लाख। इसमें क्या रहा, तुम निकालो। रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप आराम आराम से मुझे बताओ, ये तीनों FOH एक तो दिया हुआ था, 2 मैंने निकाले हैं, क्या इस वर्किंग में कोई इशू है? बहुत सिंपल है, बोलो भाई। ये न्यूमरेटर फारिग, अब डिनोमिनेटर, वो जो इतनी लंबी कहानी थी वो डिनोमिनेटर की थी। ये में इनमें से कौन, फिर इनमें से कौन, ये इशारे काफी होंगे आपके लिए कि ये डिसाइड करो, फिर ये डिसाइड करो। अल्लाह का शुक्र, ये सवाल में इतना इशू है ही नहीं, खुद बता रहा है। इसको बेस बनाओ, उसको बेस बनाओ,
इतनी लंबी कहानी किसी काम नहीं आनी इस सवाल में। यहां देखिए इधर, पहली रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ए, बेस कौन होना चाहिए? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स किसके? ए के। तो ए के कौन से आवर्स? इधर अगर अभी यहां पर हो तुम, तो यहां तो सिर्फ एफओएच भी बजटेड चाहिए होगा, एस्टिमेटेड चाहिए होगा, और बेस भी एस्टिमेटेड चाहिए होगी। तो आवर्स कौन से लेंगे? बजटेड। एस्टिमेटेड कितने हैं? 5 लाख, 4 लाख। तो 4 लाख से आपने डिवाइड कर दिया, 400,000 से डिवाइड कर दिया, 12.5 पर एमएच। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको बार बार कहता रहूंगा यार, जब भी रेट निकालो, और खास तौर पे जब इतने सारे रेट्स हों, 2, 3, 4, 5, 10, यार लिख दिया करो पर मशीन आवर। वरना मैं बता रहा हूं, आप मासूमियत में लेबर आवर्स को पर आवर आगे पीछे कर दोगे, मैं बता रहा हूं। सही है, छोटी सी एफर्ट लगेगी मशीन आवर लिखने में यार, लेकिन वो कितनी काम आएगी यू कांट इमेजिन। कभी कभी वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 1B जो मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन नंबर है 1B। 1B और स्प्रिंग कौन से क्या है? 11। स्प्रिंग 2011 वाला। सही है भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट सी समझ में नहीं आया हमजा? अच्छा, डिपार्टमेंट सी बेटा इधर देखो, बड़ा यहां देखे, उसने कहा है डिपार्टमेंट सी में एफओएच इज 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो पहले आप प्राइम कॉस्ट ध्यान में लाएं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डिपार्टमेंट सी की डायरेक्ट मटेरियल ये रही 120 मिलियन, और डिपार्टमेंट सी की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो उसके आवर्स ये रहे और रेट मौजूद है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट आ गई, दोनों को प्लस किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई। इसका 5% एफओएच है। यार सिर्फ घुमा रहा है कि तुम्हें एफओएच ढूंढने में तुम्हें इतना बिजी कर दे कि जब ओवर अंडर अप्लाइड तक पहुंचो तुम थक चुके हो, वरना इसका कोई काम ही नहीं है भाई। सीधे सीधे बता देना एफओएच, अब बजट एफओएच ये रहा, ए का, बी का, सी का, नहीं ये भी करो वो भी करो। असल काम ये नहीं है, मैं आपको बताऊं, असल काम है ओवर अंडर अप्लाइड का एक्यूरेट होना, वहां तक पहुंचना आना चाहिए। ये तो बच्चों वाला काम है, लेकिन वो तुम्हें इसमें इतना एंगेज कर देगा कि तुम्हें लगेगा जो है ना ये मुश्किल है काम। एम आई राइट? ये हमारे पास एफओएच का रेट आता हुआ नजर आ रहा है। अब पहला हो गया पॉइंट। हाँ भाई क्या कह रहे हो? ये 120 मिलियन में 3 और 0 दिया है क्या? यार वो राउंड ऑफ कर दिया है, सब जगह से 3 0 हटा दिए, वरना लिख दो बेटा, कोई मसला नहीं है। ये चीजें तो करेंगे आप। सुनो, या तो सारे मिलियंस में लिख दोगे या सारे 1000 में लिख दोगे। आप कहोगे तो लिखने में मसला नहीं यार। देखो इधर प्लीज एक सेकेंड यार, आपको पता होना चाहिए आपने 1000 में रखा है, 1000 में सही। जैसे 5% है मैंने मिलियंस में लिख दिया। आप यहां लिखना चाहो यहां लिख दो, सही है। नॉर्मली देखो इधर, नॉर्मली होता है कि अगर हमारे पास फिगर्स बहुत बड़ी आती है ना तो हम उसे थाउजेंड्स में ले आते हैं। बहुत ज़्यादा अंडों की दुकान खुल जाती है, उसको बचाने के लिए आप 1000 में ले आना बस। आई होप समझ गए? सही। अब आप एक बात बताना, हाँ भाई 1 खत्म हो गया, तो बताओ 2 की बेस कौन है? 5 लाख पक्का। लेबर आवर्स और होने चाहिए 5 लाख, बिल्कुल सही कहा। तो 5 लाख से डिवाइड करना यार 18 पर लेबर आर, DLH डायरेक्ट लेबर आर। शॉर्ट लिख दो, जान छोड़ो, ताकि आपके पास नोटिस में रहे। अब आप प्लीज मेरी बात समझिएगा, इस पे अक्सर हर सेमेस्टर में बात होती है मुझसे। यहां देखें, ओ भाई इसने कहा एफओएच इज 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। बेटा सामने देखें, शाबाश, गौर से सुनिएगा, ये बात तकरीबन हर सेमेस्टर। तो इसलिए थोड़ी छोटी सी बातें बच्चों वाली, 2 अलग बातें मिलाइएगा नहीं। उसने कहा एफओएच ऑफ डिपार्टमेंट सी इज 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो आई नीड प्राइम कॉस्ट एंड मल्टीप्लाई कर दो 5% को, एफओएच आ गया। फिर इसने बताया क्या कहा इस सवाल में, बेस बनाओ प्राइम कॉस्ट को,
तो वो 5% दोबारा आ जाएगा, इत्तेफाक है। अगर वो कहता बेस बनाओ लेबर कॉस्ट को, मटेरियल को, किसी और चीज को, तो गेम चेंज हो जाता। तो अभी 5% दोबारा आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा बात को समझो, दो अलग बातें हैं। एक वो कह रहा है डिपार्टमेंट सी का एफर्ट है 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, और फिर वो बोल रहा है बेस भी बनाओ प्राइम कॉस्ट को। तो प्राइम कॉस्ट ये रही 150 मिलियन। 150 मिलियन यार मैं 1000 में रख रहा हूं। अब आप क्योंकि यहां पर मैंने कंप्लीट फिगर ले ली है तो अब लिख दो 1000 में, अब नहीं लिख सकते, वरना इसको 7.5 मिलियन करना पड़ेगा, 7500 लिखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या तो हर जगह 1000 या हर जगह मिलियंस या हर जगह तमाम जीरोस। बोलो वही आ जाएगा। अब आप देखो इधर 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्लीज यार मेरी बात समझो, अभी इसी सवाल में मैं बोलूं बेस बना दो लेबर आवर्स को, तो रेट चेंज हो जाएगा। क्या ये वर्किंग चीज होगी? नहीं, ये वर्किंग चीज नहीं होगी। तो इधर जब आपको पता है कि मैंने मल्टीप्लाई करना है प्राइम से और डिवाइड भी करना है प्राइम से, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की, डायरेक्ट लिख देते 5%। लेकिन अगर उसने कहा एफर्ट इज 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, बेस शुड बी लेबर आवर्स, बेस शुड बी मशीन आवर्स, बेस शुड बी यूनिट्स, बेस शुड बी मटेरियल कॉस्ट, बेस शुड बी लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के अलावा अगर कुछ बोल देता, इन दैट केस रेट विल चेंज। फिर आप बोलोगे 5% ले लूं, इस वक्त तुम रेट ना भी निकालते चलता, लेकिन अगर मैं बेस बदल दूंगा तो फिर आपको रेट निकालना पड़ेगा। अगर आप गौर करो प्लीज, अभी हम यहां पर हैं, यहां देखिए इधर रेट आ गया। अब ये रेट लेकर आप यहां आएंगे ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फेज। और से सुनेंगे इधर। अब आपने अप्लाइड निकालना है, जरा सुनिए। जो रिक्वायर्ड 3 में पहले करा रहा हूं और रिक्वायर्ड 1 में बाद में कराऊंगा और रिक्वायर्ड 2 मैं बाद में करा दूंगा। हमने जो सीखा है वो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं। यहां आपने रेट निकाल लिया। अब आप देखिए इधर मैं ब्लू से लिख रहा हूं रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड 3 में करा रहा हूं यहां रिक्वायर्ड 3। नहीं वो फिर 2 में निकाल दूंगा अलग से, मसला नहीं है। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, सही, ए और बी और सी। प्लीज 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और सी। सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं FOH अप्लाइड, सही, FOH अप्लाइड। विजुलाइज करना, यहां आ गए। अप्लाइड और बजट में जो मेन डिफरेंस है, रेट एस्टिमेटेड होगा और वो रेट ये रहा 12.5 और 18 और 5%। प्लीज मेरी बात समझना, 12.5 और 18 और 5% रेट एस्टिमेटेड होगा और बेस एक्चुअल होगी, बेस एक्चुअल होगी, बेस एक्चुअल होगी। डन। अब आप गौर करें, पहले वाले की बेस क्या है? मशीन। आई नीड एक्चुअल नॉट बजटेड, आई नीड एक्चुअल नॉट बजटेड एंड आई नीड एक्चुअल मशीन आवर्स। सर मशीन आवर्स नहीं है, लेबर आवर्स है, चलेंगे? नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। याद रखना इस बात को, ये बेसिक्स है। सपोज वो गेम खेलेगा, फॉर एग्जाम्पल वो दे दे लेबर आवर्स और एक इशारा दे दे और वहां से वो मशीन आवर्स निकल रहे हो, आपने कहा आवर्स तो आवर्स होते ले लो, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। आई नीड मशीन आवर्स, आई नीड मशीन आवर्स, आई नीड एक्चुअल मशीन आवर्स, आई नीड एक्चुअल मशीन आवर्स, दैट्स इट। तो आपने इस सवाल में आपको आसानी कब होगी? जब आप वही चीज देखोगे जो आपको चाहिए। अगर आप इधर भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो, इसको भी देख रहे हो, फिर सोच रहे हो ये करूं कि वो करूं, रिसर्च एट होम, परफॉर्म एन एग्जाम। यहां रिसर्च करो ना कि ये ऑप्शन बेहतर है, वो ऑप्शन बेहतर है, हमने रिसर्च की थी, फिर समराइज किया। समराइज करेंगे तो परफॉर्म करेंगे। अब आप यहां समराइज ना करें, यहां रिसर्च ना करें, यहां पूरी कहानी ना सुने और आप एग्जाम में बैठ के बोले परफॉर्म कर दूं, हो ही नहीं सकता। एक जगह रिसर्च होगी, या तो यहां होगी या एग्जाम में होगी, फैसला तुम्हारा है। चले आगे, इधर देखें, इधर प्लीज।
You are calculating applied, please. Are you ready? Department A. Department A. OAR 12.5. सर क्या ये एस्टिमेटेड है? यस. अब फॉर अप्लाइड व्हाट डू यू नीड? मशीन आवर्स. कौन से? एक्चुअल. किसके? डिपार्टमेंट ए के. अब आपने सिर्फ वो देखना है जो आपको चाहिए. आप गए और आपने कहा 1 मिनट भाई, एक्चुअल मशीन आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए 3,40,000. 3,40,000. ये आपका प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए कि जो चाहिए उसको उठाया और बस वहां बैठ के सोच रहे ये कहिए. आप ये सीख के जाए ना इंशाल्लाह. अभी ये चैप्टर खत्म हो ना तो ये चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. फंडामेंटल किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं. अब आप पूरे चैप्टर पढ़ लें उसके बाद भी सोच रहे हैं मैं ये लूं या ये लूं, इसका मतलब आपकी बेसिक हिली भी है यार. अब आगे जाओगे तो अगले चैप्टर में डायरेक्ट अप्लाई करवाएगा. वहां वो कहानी सुनाएगा, हालात ऐसे चल रहे वैसे चल रहे, बताओ बेस, और वो बोलेगा सवाल अप्लाई करो. आपको ये फौरन अप्लाई करना होगा, ये अप्लाई करना होगा. यू मस्ट बी रेडी. हाँ भाई, अब मैं आपसे पूछूंगा. हाँ भाई, केस डिपार्टमेंट बी, यूनिट अप्लाइड, रेट इज, यार बाद में छाप लेना यार, छापो बाद में, पहले मेरे साथ इंटरेक्शन करो, समझा करो प्लीज. रेट इज 18 पर DLH. DLH 18 पर DLH, डायरेक्ट लेबर आवर. आई नीड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड आई नीड actual direct labor hours of department B, not A, not C. सामने पड़े हुए और वो है 5,30,000. अल्हम्दुलिल्लाह 5,30,000. और से सुनेंगे प्लीज. ये अब थोड़ा बेहतर है. एफर्ट रेट इज 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट. खुदा की कसम आई नीड एक्चुअल. खुदा की कसम आई नीड एक्चुअल प्राइम कॉस्ट एंड आई नीड एक्चुअल प्राइम कॉस्ट ऑफ. अब एक जुमला सुनना. सर एक्चुअल लेबर कॉस्ट नहीं है, बजटेड लेबर कॉस्ट है, चला लूं? नहीं चलाऊंगा. थोड़ा समझे बात को. अब यहां आपके फैसले की जरूरत है. जो चाहिए वो ही चाहिए, वो नहीं है तो सवाल करो. जब आप बोलोगे ये चाहिए तो फिर शेर याद आएगा. कौन सा? हाँ, अब मैं समझा. तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है. हाँ, जब आप बोलोगे ना ये चाहिए तो चाहिए, तो आप बोलोगे ये तो नहीं नजर आ रहा. और तेरी, अब मैं समझा ये लाइन क्यों दी है, ये इसके लिए दी है. ये जुमला मैं आपको शेर इंशाल्लाह सेमेस्टर के आखिर तक बार बार सुनाऊंगा. ये लाइन गौर कर लो, ये शेर से याद दिलाएगी. यहाँ देखो भाई, इधर प्लीज. अब मैंने कहानी क्यों सुनाई है, सुनो भाई प्लीज. यहाँ देखिए, फर्स्ट यूनिट प्राइम कॉस्ट. फॉर प्राइम कॉस्ट यूनिट एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है. एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल तो दिया हुआ है यार, 1,20,000. 1,20,000. प्लीज मेरी बात समझिएगा. 1,20,000 इज योर वर्किंग में यहां दिखा रहा हूं, यार जगह नहीं वहां. 1,20,000 यार वो 1000 में रख दिए क्योंकि बहुत ज्यादा अंडे हो जाएंगे. हाँ भाई, तुम्हें समझ आया यार? तुम्हारा नाम क्या है? क्लियर है? इसको 1000 में रख दिया, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है. अब सुनो, नहीं जो एक आध दफा ही होगा ना, फिर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरी प्रैक्टिस क्या है कि मैं 1000 में ज्यादा रखूंगा. मैं ज्यादातर सवाल कराता हूँ thousands में. कुछ लोग आईकेप के सजेस्टेड आंसर अक्सर देखो वो कराएगा मिलियंस में. मुझे लगता है मिलियंस में कराओ ना तो पॉइंट में आंसर आता है, थोड़ा सा मजा नहीं आता. 1000 रीजनेबल है. हाँ, अभी बस था 2 मिनट 5 मिनट तो रुक जाओ. सुनो इधर 1 मिनट प्लीज, टाइम शॉर्ट है, इसको कंक्लूड करने दो बेटा. हाँ भाई यार प्लीज न देखें, सुने इधर. एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट गिवन है, बोलो यार. हाँ भाई, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट गिवन है. व्हाट अबाउट एक्चुअल लेबर कॉस्ट? कैसे?
कितने एक्चुअल लेबर आवर्स आप बताओगे? 2,40,000 घंटे, 2,40,000 घंटे, ठीक है। 240,000 आवर्स एक्चुअल है या नहीं है? अब आप प्लीज मेरी बात सुने इधर, लेबर का एक्चुअल रेट ही नहीं है उसूलन। एक सेकेंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट। लेबर का एक्चुअल रेट नहीं है, आई नीड एक्चुअल रेट। पूरा सवाल ढूंढ ले, कहीं नहीं मिलेगा। अभी एक सवाल आपको दूंगा, स्टडी टेक्स्ट में आया हुआ है, वहां एक्चुअल आवर्स है, रेट है, उसको ढूंढ के निकालना है, यहां नहीं है। तो आपने थोड़ा सा प्रिसाइसली समझना है। सर वो क्योंकि पिछले सवाल में नहीं था, मैंने वहां पर भी नहीं लिया, वहां गलत हो जाएगा। अगर खुदा की कसम एक्चुअल रेट कहीं पर भी छुपा हुआ है, उसे ढूंढ के लाना है। जो मैंने ट्राई योर सेल्फ का पहला सवाल रखा है, उसमें एक्चुअल रेट छुपा हुआ है। नाउ इसमें कहीं है ही नहीं, कर लें जो। तो फिर हम एक छोटा सा नोट लिख देंगे, अज्यूमिंग दिस स्टैंडर्ड लेबर रेट इज एक्चुअल रेट एज वेल। तो फिर मैं इसको अजम्पशन की बेस पर, क्योंकि यार आप ट्राई कर लो, आप इसको ट्राई कर लो, आपको कहीं पर भी एक्चुअल रेट नहीं मिल रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आगे पहला सवाल रखा है, ट्राई योर सेल्फ, उसमें एक्चुअल रेट आपको ढूंढना पड़ेगा। सवाल को पढ़ते ही समझ आ जाएगा। पॉसिबल अगर ऐसा है तो अब आप यहां देखिए, एक्चुअल आवर्स कितने हैं और रेट कितना है? 120 है। जरा मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा? वही 150 आ जाएगा। नहीं यार 150 तो बजटेड था ना, वही तो बोलो 150 नहीं हो सकता पक्का। 148800 ये बोल रहे हो? कंफर्म है? यार प्लीज किसी को डाउट तो नहीं है? डन है। अब आप यहां आओ, 148800 जल्दी से बताना इसका आंसर। 4250 ये वाला 4250,000। चलो ठीक है, 1000 में लिख दूं। और बोलो 95,000 और थर्ड वन 744,000। डन, ये सी हो गया। अब यार वो मैंने इस तरह लिख दिया, चलेगा ये अप्लाइड आ गया प्लीज। अब हमें एक्चुअल चाहिए, ओवर अंडर अप्लाइड आ गया, पहला फेस, दूसरा फेस। अब हम चलेंगे थर्ड फेस पे। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। अप्लाइड हम निकाल चुके हैं, अप्लाइड निकालते वक्त एक जुमला याद रखना है, वी नीड एक्चुअल बेस। सब एक्चुअल था, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज एक्चुअल, खत्म बात, और कोई पॉइंट है में नहीं लाना। अब आप आ जाओ एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच मेरा ख्याल है सवाल में मेंशन है, अगर आप गौर करो क्या है। पहले का कितना है? 5.35 मिलियन, 5.35 मिलियन। तो यहां आओ और एक्चुअल एफओएच निकाल दो, 5.3 पक्का। अब आप जरा माइनस करना यार, 1.1 मिलियन कंफर्म। अब एक सेकेंड प्लीज, योर अप्लाइड कम हुआ है तो अंडर अप्लाइड, दैट्स इट। ये इसका रिमार्क्स या आंसर्स हैं। अगर आप गौर करो तो रिक्वायर्ड सी जो है वो है 3 नंबर का, समझ रहे हैं आप? तो 3 नंबर ये है, और ये जो आपने रेट निकाला 5 नंबर का, तो आपने टोटल जो पार्ट आप करने जा रहे हैं 8 नंबर का था, दैट्स इट। और जो अगला पार्ट है वो और भी आसान है। क्यों? क्योंकि अब आपने सारी चीजें तो वर्कआउट कर ली हैं, जस्ट एक प्रेजेंटेशन बनानी है और कुछ भी नहीं। हाँ भाई, ये कितना है एक्चुअल? 6.4 मिलियन। क्या बोल रहे हो? क्या है? 8.9 मिलियन। तो 640। अब अप्लाइड ज्यादा लग रहा है, ओवर अप्लाइड। और आखिरी जरा जल्दी से बताओ, 7.45 मिलियन। 10,000 क्या ओवर अंडर? अंडर अप्लाइड, सही है, दैट्स इट। अब आखिरी चीज, बस आखिरी रिक्वायर्ड है, आखिरी रिक्वायर्ड है। पढ़िएगा जरा, पढ़ ले प्लीज। क्या चीज? क्या चीज? सवाल समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना? होपफुली समझ आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है? 148.8 मिलियन क्या चीज है?
148.8 मिलियन कहाँ है? हाँ ये बस ठीक है, एक्चुअल आ तो गया, सही है। अब आप आखिरी रिक्वायर्ड प्लीज, ये तकरीबन 8 नंबर की है, ठीक है, उससे दे दिए, और ना जस्टिफाइड नहीं 8 नंबर, इसको आपने थोड़ा ज़्यादा ही कम कर दिए और उसके इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट फॉर यूनिट। तो यहाँ देखो भाई, हमारे पास कितने यूनिट है जॉब, ए, बी और सी। यार मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल कॉस्ट मांग रहा है, एक्चुअल कॉस्ट। सबसे पहले एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, जस्ट उसको प्रेजेंट करना है यार, 80, 150 और तो 80,000 और 150,000 और 120,000।